कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर होता हुआ कारोबार और बचा है बाजार के लिए इस हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा। रहेगा दबाव या आएगी रिकवरी, ये है बड़ा सवाल। कैसी होगी क्लोजिंग और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, इसी पर रहेगा फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपके लिए आने वाला है स्क्रीन पर। अच्छी शुरुआत, ठीक ठाक एक्शन के बाद अब थोड़ी सुस्ती बाजार में छाई हुई है, बट वीकेंड से पहले क्लोजिंग कैसी रहेगी और आपको कहां रखनी है नजर, बताएंगे आपको अनिल जी। पहले तो बताया सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें सर, बड़ी छोटी 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 बातें, बड़ी बातें मतलब ऐसा कुछ बड़ी बातों जैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने कहा तो बताना पड़ेगा। 18,600 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी है 0.85, लेकिन मूड उतना अच्छा नहीं है। मतलब कहीं मजा नहीं आ रहा टाइप्स वाली फीलिंग है आज, है ना। एक चीज है। दूसरा 150 अंक नीचे सेंसेक्स है आपका। तीसरा बैंक निफ्टी कोशिश करके हरे निशान में बने रहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल हल्का सा। और बाकी आप देख रहे हैं सरकारी बैंक है आज कमज़ोर, एफएमसीजी आईटी शेयरों पर दबाव है, मेटल भी कमज़ोर है, यहाँ प्रेशर है। थोड़े प्राइवेट बैंक्स मजबूत हैं, इसी वजह से हरे निशान में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी। और इसके अलावा सरकारी कंपनियों के शेयर ठीक हैं। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खरीदारी, हाँ ये ठीक है। सीमेंट भी ठीक ठाक है, लेकिन आज सपोर्ट डाउ फ्यूचर से मिसिंग है, 75 अंक नीचे है। और डाउ फ्यूचर भी सुबह से कोई रिकवरी के संकेत दे नहीं रहा। नैस्डैक फ्यूचर जरूर सिर्फ 11 पॉइंट नीचे है। और यूरोप के बाजारों में सुस्ती का माहौल है, कुछ करने का मूड इनका है नहीं। एशिया भी मिला जुला सा है। सो ये ग्लोबल मार्केट का, हमारे मार्केट का मूड माहौल है। नवीन सर, सबने डिसाइड किया हुआ है जब तक ये फेड की पॉलिसी नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, अभी भी 4 ट्रेडिंग सेशन है उससे पहले, फेड की पॉलिसी से पहले, तो थोड़ा तो हमें सुस्ती वाला बाजार झेलना पड़ेगा। हमारे बाजार के लिए थोड़ा राय दे सर। कल आपने एक्चुअली एक अच्छी बात करी थी। परसों आपको 700 के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी, पर आपने कहा था 665 इम्पोर्टेंट लेवल है, 2 बार होने दीजिए तब कंफर्मेशन आता है। दूसरी बार हुई नहीं और आज क्रॉस भी नहीं हुआ। आज सुबह आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। आपने पूछा था कल का कल करेक्शन हो गया या अभी बाकी। कल वो सवाल वो आपने नहीं पूछा तो वो जवाब नहीं आता, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं बाकी है, हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि इतना लंबी एक तरफा तेजी के बाद आया तो थोड़ा टाइम हम और बिताएंगे। आज वीकेंड सेशन भी है, तो कोई ऐसी भागने बढ़ने दौड़ने की जल्दबाजी है नहीं, और मार्केट वैसे ही दिखा रहा है। सो और वही बात है, 1.5 दिन का करेक्शन तो मिनिमम चाहिए। उससे ज़्यादा हो ना हो, कम से कम 1.5 दिन का तो हो। करेक्ट, अभी तो एक दिन नहीं हुआ। हाँ, सो मतलब कल आप मिड सेशन से गिनेंगे। सो 1.5 दिन का करेक्शन, मतलब आज बचे हुए समय में साइजेबल रिकवरी आए उसके चांसेस कम है। और वो बेसिकली वो इस वजह से भी है जबकि हल्के फुल्के डेटा भी आपके थोड़े से कमजोरी की तरफ आते हुए दिखे कल एफआईज की तरफ से। दूसरा एक ग्लोबल सपोर्ट भी आज थोड़ा मिसिंग है आपका डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से। तीसरा वीकेंड सेशन भी है। चौथा ब्रॉडर मार्केट में भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से अगर मुझे आज कुछ खरीदना है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही अच्छा मजबूत स्टॉक दिख रहा है कि मुझे इंडिया सीमेंट ही लेना, तब तो एक अलग बात है। नहीं तो मुझे कुछ और लेना तो मैं सोचूंगा मंडे ले लूंगा। कहाँ जा रहा है, मिल जाएगा ना। ठीक है, तो वो कभी कभी आप है ना बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं अगले सेशन के लिए, अगले घंटे के लिए, है ना। उस तरह का वो जो माहौल है वो थोड़ा सा हो रहा है। ये अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो रही ना, अब ये प्रॉफिट बुकिंग यही है कि थोड़ी लंबी होगी। क्योंकि देखो सबको क्या लगता है 44,500 आपसे 30 मई के बाद से पार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब थोड़ा रुक रहा है। लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक आप बैंक निफ्टी में 18,887 के क्लोजिंग लाइफ हाई के बेहद नज़दीक पहुंचे हैं, 18,812 का था। तो नेचुरली रुकने के लिए ये अच्छा लेवल है। ये ठीक वैसे रुकने के लिए लेवल है जैसा 44,150 को पार करने में बैंक निफ्टी ने टाइम लगाया था। करेक्ट। तो इसलिए रुकने के लिए जगह, तो फिर अब मार्केट अगर रुकने का डिसाइड कर रहा है तो हम भी रुक के देखते हैं। तो वही वाली फीलिंग है, कोई अभी तक कमजोरी या मंदी वाली फीलिंग नहीं आई। अभी तक फीलिंग यही है कि थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं, कल ले लेंगे, इस टाइप के, बाद में ले लेंगे, दोपहर में ले लेंगे, मौका तो मिलेगा, कल सुबह ले लेंगे, बस उतना ही है। सो वो वाली फीलिंग है, तो ठीक है। सो अब बचे हुए समय में आपको क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहना है। अभी आप जिस लेवल पर है 18,575 के आसपास, पहला सपोर्ट निफ्टी का यही है। इसके आसपास अगर रुकना तो यही है, क्योंकि आप आखिरी 1.5 घंटे में जा रहे हैं। आज साइजेबल रिकवरी आपको मिल रही है, डाउ फ्यूचर्स का है नहीं, तो आपको 18,475 18,535 इस रेंज में आने पे खरीदना है। इस रेंज में आने पे फिर डाउ वाव देख के डरना मत, फिर ले लेना। 18,475 18,535 उस रेंज में खरीदना है। और ऊपर की तरफ आज का जो आपका हाई है 18,675 का, अब वापस अगर वहाँ पहुँचता है 18,600
635, 18,685, ये जो रेंज है, इस रेंज में आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो 635, 640 से 690 की रेंज की बंद कर, 635, 660, 690, ये 3 ऊपर के लेवल है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना खराब नहीं है आज, बेहतर है, 44,000 पे है। अब बड़ी बात यह है दीप कि बैंक निफ्टी को खींचेगा या नहीं गिरने देगा, ये निफ्टी इसकी टांग पकड़ के नीचे खींचेगा, ये देखने वाली बात है। अब तक तो बैंक निफ्टी झुकने से इनकार कर रहा है, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी बचे हुए समय में 43,800, 825 के आसपास आता है तो वहाँ खरीदने का मौका है। 43,925 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, मुझे नहीं पता वहाँ ले लेना चाहिए या रुकना चाहिए। बेचने के लिए जगह साफ दिख रही है, 43,200 से 43,325 के रेंज में वहाँ बेचने की जगह साफ दिख रही है, वहाँ आता तो हल्का होना चाहिए। सो 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट उधर, उस रेंज को आराम से रुक के ट्रेड कीजिए, बीचों बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, एंजॉय। ठीक है, चलिए स्टॉक्स पर फोकस करिए अनिल जी। आज वैसे मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटिवली या ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। कल अंडर परफॉर्म किया था, आज अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन आपको जरूर दिख रहा है। कल के मुकाबले आज थोड़ा रोटेशन फिर भी ठीक ठाक आपको दिख रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उससे पहले कुशल और अरमान से बात करते हैं और जानते हैं आने वाले दिनों के कुछ ट्रिगर्स और साथ ही आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, पहले बताइए ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से कल के दिन का इंपॉर्टेंट रहने वाला है दिन, क्योंकि टीटागढ़ वैगन्स है, यहाँ पर फोकस करिए, क्योंकि बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी या फिर राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। डिसीजन का इंपैक्ट हो सकता है आपको मंडे को आता हुआ नजर आए। जहाँ तक सोमवार की बात है, भारत का सीपीआई आंकड़ा आएगा मई महीने का, तो वहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही अप्रैल महीने का ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है हमारा, वो भी आता हुआ दिखेगा। जीएचसीएल टेक्सटाइल्स कंपनी ये लिस्ट होगी डिमर्जर के बाद, तो यहाँ पर फोकस करिए कि क्या लिस्टिंग प्राइस होगी। और साथ ही जेएलआर का जो इन्वेस्टर डे है यूके में, वो भी 12 तारीख को होने वाला है। आईपीओ लिस्टिंग पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो लागू हो जाएगा, तो ये फोकस में रहेगा डिसीजन के हिसाब से। और ये 12 तारीख से है। तो मतलब अभी आप ये कह रहे हो कि ये जो अपना लिस्टिंग होगी अभी, जिसका आईपीओ बहुत ज्यादा भरा, कौन सा लाइट वाला आईक्यू, उसके दोनों एनएससी बीएससी की मिला के एवरेज आके उसके, अरे वाह, वो पहला हो जाएगा आईपीओ, पहला। वेरी गुड, नाइस। तो ये फोकस में है। साथ ही आपको ध्यान रखना है एक्स डेट काफ़ी सारे काउंटर्स हो रहे हैं। एक तो डिविडेंड के लिहाज से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और इंडियन बैंक, और स्टॉक स्प्लिट जो अनाउंस किया था आयन एक्सचेंज ने, उसके हिसाब से भी एक्स डेट हो जाएगा। और अंत में 13 जून मंगलवार आईक्यू लाइटिंग, इसके आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाएगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से, जिससे कि हम अभी बात कर रहे थे, एफओएमसी की जो बैठक है 2 दिनों की, वो शुरू होगी 13 तारीख को, 14 को इसका रिजल्ट आएगा ऑफकोर्स। और मई महीने का यूएस का सीपीआई आंकड़ा, इस पर भी आपको काफ़ी अहम फोकस है, क्योंकि फाइनल पॉलिसी डिसीजन के पहले आपको महंगाई आंकड़े भी मई महीने के आते हुए दिखेंगे। ओके, तो डेटा आएगा और उसके बाद आएगी पॉलिसी, सबकी नजर है, बट ये अगले हफ्ते का एक्शन है। फिलहाल आज के लिए कुछ भी नहीं है ट्रिगर आज के लिए। अरे हो गए ओके, तो आज के लिए कोई ट्रिगर नहीं है, डन फॉर द डे। आप 1.5 घंटे आपको टिकर पे बैठना ही नहीं, कुछ भी देखना नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली 2 ही लोग काम करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है दीप, 2 ही लोग काम करेंगे, बाकी तो आराम करेंगे। आज किसी और से एंकर कराएं, हम बाहर चलते हैं। नो ट्रिगर्स, गजब, क्या बात है जी। अरमान जी फरमाए, आप कुछ लाए? जी सर, खबरें हैं सर। बताओ जी सर, खबरों में सबसे पहले जो हमारा आईएक्स का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था, वहां से जो अपडेट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्केट कपलिंग पर चर्चा के बाद जो है सीआरसी वहां पर फैसला लेगी और अभी अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। स्पाइस जेट, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि फ्लाइट में लगभग 10 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल करने वाले हैं। ज़ायडस लाइफ साइंस एविडेंसेस के साथ जो है 4था चरण के लिए ट्रायल का जो ऐलान किया है, जिसमें अगर आप देखें NAFLD के साथ जो है अन्य गंभीर जो बीमारियां हैं उसके जुड़े हुए एविडेंसेस को जनरेट करने के लिए 4था चरण का जो ट्रायल है वो ऐलान करते हुए दिखे हैं। निपॉन लाइफ, यूटीआई एएमसी, HDFC एएमसी, इन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखें एमपी का मई महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, जिसमें अगर आप म्यूचुअल फंड के नेट इनफ्लो की बात करें तो वो लगभग 57,420 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप AUM देखें तो लगभग वहाँ पे 4% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी, जिसमें अगर आप देखें कि लिस्टेड कंपनियों को लागत कम करने पर जो है विचार कर रही है। सेबी ने कंप्लायंस लागत कम करने के लिए जो है सुझाव मांगे हैं। इंडोको रेमेडीज, यहाँ पर इनके एक प्लांट को EU GMP, जिसमें आप देखिए यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स है, जिसमें CMS इन्फो, जिसमें बड़ा ब्लॉक डील 13% इक्विटी का IEX 1 करोड़,
कोटक बैंक लगभग 1.7% इक्विटी, मनप्पुरम फाइनेंस लगभग 12 लाख और 5 स्टार फाइनेंस की बात करें वहाँ पर 17 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और बड़े सौदों का पूरा एक्शन आपके सामने रखा है अरमान ने। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस अरमान जी। ओके, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार, और कौन कौन महानुभाव आ चुके हैं एक बार मैं आपको दर्शन करवा दूं। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है सुमित जी के साथ, और वागले साहब और आशु जी का भी किया जाए स्वागत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मार्केट का डायरेक्शन दिख तो रहा है बेरिश, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं हूँ। दोनों साइड के कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरे को आप परमिशन दीजिए मैं एक बाय एक सेल कवर कर लूँ तो हेज भी हो जाएगा। एक बाय एक सेल, ओके। आशु जी की तरह ही सेम की मतलब इंडेक्स में पुट ऑप्शन का स्प्रेड बना दें और स्टॉक में मैं मैच नहीं कर सकता। एक मिनट, हेलो। अरे हमने तो बोला भी नहीं मुकाबला करना है, उसके पहले आपने हथियार डाल दिए। हथियार पूरी तरह से। जी सर फरमाए जी। अनिल जी, मुझे बेचना है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 364 365 के आसपास है, मुझे लगता है 370 के नीचे इसका पैटर्न वीक हो गया है। आपका 368 का स्टॉप लॉस होगा तो एक ₹1.25 ₹1.5 की रिस्क होगी। आप यहां से लेके ₹1-1.5 की रेंज रखिए। मुझे लगता है 355 to 350 तक आपको मे बी आज नहीं लेकिन कल तक मिल सकता है। कल एज इन मंडे को 1 से 2 दिनों का ये व्यू है। पैटर्न वीक है, रिस्क 3, साढ़े 3, ₹4 की है, रिवॉर्ड लगभग ₹10 से ₹12 का है। और बाय करना है BEL में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखता है मुझे 120-50, अभी 121 है अभी करंट भाव। यहां से लेकर एक 50 पैसे की रेंज होनी चाहिए, 120-50 तक बाय करें। 118.5 का स्टॉप लॉस होगा और 125-126 का टारगेट मंडे को मिलना चाहिए BTST का। और थोड़ा सा होल्ड करेंगे पोजिशनली 3 से 4 दिन, मे बी 2 से 3 दिन, ये 130 तक भी जा सकता है। पैटर्न बहुत अच्छा है। ओके, तो पूरा बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं वागले साहब, लेना भी है और देना भी है, तो इस लेन देन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि एक खरीदारी और एक बिकवाली का मूड माहौल बिल्कुल वैसे ही रहे जैसा बाजार है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक वैसा ही जैसा कि निफ्टी नीचे बैंक निफ्टी ऊपर, बिल्कुल उसी माहौल में चलते हुए। आइए आशु सर से भी मुलाकात की जाए। सर स्वागत है आपका। पहले तो आपका बैंक निफ्टी का जो स्प्रेड बनाया जरा उसका भी आप अपडेट दें। आई एम श्योर वो प्रॉफिट में होगा, थोड़ा नीचे आया है 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी। और बताएं सर फ्रेश व्यू, और साथ ही कोई अगर इंडेक्स पर स्प्रेड है तो वो भी बताएं। अनिल जी, ये बहुत गलत बात है। वो वीकली स्प्रेड था, कल एक्सपायर हो गया, जैकपॉट लग गया, तो आज क्या उसका वो देना। अनिल जी, मेरे स्प्रेड्स होते हैं सारे वीकली हैं। हाँ अनिल जी, वो कल जैकपॉट लग गया, ₹7 के ₹200 हो गए। अनिल जी, इतना तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हम तो 7 का 70, मैं तो बोलता हूँ कि ₹10 लगा के 50 चाहिए। हमें तो 5 गुना 6 गुना पैसा चाहिए अनिल जी, इतना लगा के वो 20-20 गुना हो गया। वो तो शेयर लक था ऑनेस्टली। बट अनिल जी, मैं आपको एक थीम बता रहा हूँ कि ये अनिल जी जो अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है ना, कि अब जो अनिल जी आज का तो टर्म वैसे भी कपलिंग और डीकपलिंग थोड़ा फेमस चल रहा है। बट अनिल जी, ये डाउ नैस्डैक डीकपलिंग हो जाएगी, यूएस इंडिया की डीकपलिंग हो जाएगी, और आपका काम बहुत बढ़ने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी की जो अलग अलग एक्सपायरी है ना अनिल जी, ये भी डीकपलिंग शुरू होने वाली है। तो अनिल जी, इतना इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट मार्केट होने वाला है कि चार्ट्स में उथल पुथल होगी और ये डेटा में भी उथल पुथल होगी। और हमें जो स्प्रेड्स बनाने होते हैं अनिल जी, वो मुझे सिर्फ ये देखना होता है सबको डेटा कैसा दिख रहा है उसका उल्टा स्प्रेड बनाना है। सिंपल। आप अनिल जी मेरा कॉन्ट्रा व्यू जानते हैं, मतलब आपने पूरा डीकोड कर रखा है। तो अनिल जी, जो स्प्रेड पिछले दिनों से मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 साल से अनिल जी मैं एक चीज बोलता था, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। पिछले 1 महीने से अनिल जी हमने चेंज किया कि इंडेक्स अब कहीं थकान दिखा रहा है, स्टॉक्स ही बेटर परफॉर्म करेंगे और तेजी भी है तो स्टॉक्स बेटर हैं। और अनिल जी, पिछले हफ्ते एक निफ्टी का स्प्रेड बनाया था, उसमें जैकपॉट लगा था। इस हफ्ते जो खत्म हुआ है अनिल जी, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का बनाया था। निफ्टी में कुछ पैसे नहीं मिले, ₹15 ₹16 थे, 16 के 16 ही रह गए या जीरो भी हो गए हों। और ये 7 का अनिल जी 150 भी हो गया। लेकिन हमें 150 नहीं देखना अनिल जी, लेकिन 10 गुना पैसा अपने को बुक करना है। तो अनिल जी, स्प्रेड जो है ना इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अब पेयर ट्रेड्स बनने वाले हैं। थर्सडे और फ्राइडे की एक्सपायरी में अनिल जी इतनी डीकपलिंग होगी कि अनिल जी फिर मैं बोलता हूं एक्सपायरी वाले दिन जीत एक्सपायरी की होगी, कोई फंडामेंटल नहीं चलेगा,
सिर्फ पोजीशन चलेंगी, कोई यूएस नहीं चलेगा, कोई न्यूज नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल गेयर अप हो जाइए, क्योंकि आपको व्यूज इतनी जल्दी चेंज करने पड़ेंगे और लोग भी हमारे को बहुत ट्रोल करेंगे कि परसों आप ये कह रहे थे, कल आप ये कह रहे थे, आज शाम को ये कह रहे थे। भाई हमें अपना स्प्रेड बनाना है, बीच का एक रेंज आइडेंटिफाई करनी है और पैसे बनाने हैं। तो अनिल जी ये बहुत मजा आने वाला है। और जो मैं आपको कह रहा था अनिल जी, ये कि जो ऑप्शन वंस एन ऑप्शन सेलर इज एन ऑप्शन सेलर, ये ऑप्शन सेलर्स की मार्केट नहीं है। फिर रिपीट करवानी जी, इस विक्स पे इतना कम वो है और मतलब प्रीमियम है और वॉलेटिलिटी इससे 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा वाली है। और कल भी आप देखिए कैसे पुट वालों को फंसाया, एक हफ्ता कॉल, एक हफ्ता पुट, तो पैसे कमाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे पुट जो कॉल पुट सेलर्स होते हैं। तो वो जितनी जल्दी समझ जाएंगे दिस इज एन एवर इवॉल्विंग मार्केट, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा। तो अनिल जी मैं अब आज कोई स्प्रेड नहीं है अनिल जी, क्योंकि आशु सर ये हिंदी में बताओ ना, इवॉल्व और अलाइन कैसे होना है, हिंदी में कैसे होना है? अंग्रेजी में तो हो जाएंगे, हिंदी में बताओ। अनिल जी हिंदी में कि जो अनिल जी मुश्किल है थोड़ा। इवॉल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी उत्थान, पता नहीं सर, गलत आदमी से पूछ। उत्थान कुणाल जी बताएंगे अनिल जी, कुणाल जी बताएंगे। लो सभी बीमारियों की रामबाण दवा कुणाल जी है। इवॉल्व और दूसरा कौन सा बोला? अलाइन तो हो जाए। अलाइन मतलब एक दूसरे के साथ विचारों के साथ समन्वय करना। अलाइन मतलब समन्वय। कुणाल जी उत्थान और समन्वय कैसे किया जाएगा बाजार के साथ, जरा विश्लेषण करके बताएं मुझे भी, आशु जी को भी और हमारे सारे प्रिय दर्शकों को भी। अनिल जी देखिए, मेरे ख्याल से इवॉल्व से कहना चाहते हैं आशु जी की विकास। अनिल जी विकास ठीक शब्द है, तो विकास चाहते हैं अनिल जी। आशु जी विकास होता रहे और डेवलपमेंट होता रहे, एवोल्यूशन होता रहे, तो ये चाह रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल समन्वय और विकास होता रहे, यही चाह रहे हैं। एक उन्होंने आशु जी ने जो बात कही अनिल जी, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी है मेरी। हाँ बिल्कुल। तो अनिल जी वक्त हो तो मैं बोल दूं। मतलब हमारे पास तो है, आप अपना देखो। अनिल जी अभी आशु जी कह रहे थे कि कपलिंग और डीकपलिंग की काफी बातें कर रहे थे। हाँ, अगर आपके हमारे बंसल जी के मन में एक प्रश्न ये आया है कि अनिल जी कई जगहों पर वो आपकी आवाज ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जहां तक वक्त का सवाल है, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। आप देख लो, आपको राकेश जी ने कितने काम दिए हैं, उसमें उसको छोड़ के मत बनाए। नहीं तो बंसल जी बोलेंगे मैंने काम दिया, वो तो कर नहीं रहे, कुणाल जी अपनी बातें किए जा रहे हैं। तो उधर का आप देख लो, हमारे को टाइम ही टाइम है। हाँ अब बोलो आप। हाँ अनिल जी आवाज आ रही है? आ रही है, जोर से आ रही है। अनिल जी देखिए, अभी आशु जी कपलिंग डीकपलिंग की बात कर रहे थे, तो अनिल जी बंसल जी के मन में ये सवाल था कि अनिल जी कई जगहों पर सिंगल एंट्री अलाउड नहीं होती है, कपल एंट्री कंपलसरी होती है, तो वहां कब डीकपलिंग होगी जिससे कि बंसल जी वहां जा पाए? तो ये प्रश्न उनके मन में था अनिल जी, तो आशु जी कुछ उस पर प्रकाश डाल पाए तो अगर। जी आशु जी। अनिल जी वहां पे थोड़ी सी अप्रोच चल सकती है। तो जैसे अगर गोवा जाना है या दिल्ली जाना है, तो यहाँ के क्लब्स में अनिल जी थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो राकेश जी की मैं एंट्री करवा दूंगा, उसका हल है। ओके ओके, चलिए बढ़िया हो जाएगा। आइए, इस बीच में तैयार है हमारे सुमित जी, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी मार्केट्स डेज लो पे है, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है, स्टॉक के अंदर वीकनेस है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 276, 276, 275, 80 फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर दबाव है, चंबल फर्टिलाइजर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट दिखाएगा। बिकवाली करके काम करे। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है, रिसेंट के जो कंसोलिडेशन लेवल्स थे 277, 278 के, वो चंबल फर्टिलाइजर ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 10 से 15 रुपए का फॉल चंबल फर्टिलाइजर के अंदर देखने को मिल सकता है। 282 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है, 282 का। नीचे के अंदर जो टारगेट बनेगा 268 रुपए का, 265 रुपए का। ये दो टारगेट्स 1-2 दिनों के अंदर चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें 282 के स्टॉप लॉस से 268, 265 के टारगेट्स के लिए। ये आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर जहां पर करनी है आपको बिकवाली प्रेशर इस पर आ सकता है। बाजार में भी थोड़ा स्टॉक्स पर प्रेशर आपको आते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी अभी फिसला है, मुथूट फाइनेंस पर भी आपने थोड़ी गिरावट का प्रेशर आते हुए इस समय दिखा है। तो ये दोनों स्टॉक्स भी थोड़ी वीकनेस आपको दिखा रहे हैं। वीकनेस आईटीसी में सुबह से दिख रही थी, अभी भी एमएनएम फाइनेंस भी नीचे है, पीरामल एंटरप्राइजेस भी नीचे है। तो एनबीएफसीज पर अभी अभी थोड़ा दबाव है। वागले साहब भी एलआईसी हाउसिंग पर सेल कॉल की बात कर ही रहे थे, तो वीकनेस वहां पर आती हुई दिखिए।
थोड़ा प्रेशर बन रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग ऑफ कोर्स वायदा कारोबार के बैन में, तो इस पर भी रखिएगा नज़र, बट स्टॉक अभी गिरावट आपको दिखा रहा है। थोड़ी वीकनेस आपको आज टाटा केमिकल्स में दिखी है, 2% नीचे है। ये स्टॉक रिसेंटली थोड़ा फोकस में आया था जब बात चल रही थी टाटा ग्रुप लिथियम आयन फैसिलिटी के लिए बड़ा निवेश करने जा रहा है, बट उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ही आ गया है। कुणाल जी जरा देखें सर एक बार टाटा केमिकल्स, आज बाकी केमिकल स्टॉक्स दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन भी प्रेशर में है, टाटा केमिकल्स भी 2% नीचे है। देखें सर इस चार्ट को। देखिए कुछ दिनों से हम देख रहे हैं दीपांशु की एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार टाटा केमिकल्स में देखने को मिल रहा है। एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो पीक्स हैं वो लगातार लोअर बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा ये स्टॉक, जब तक आपको 1050 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक वेट एंड वॉच करें। तो इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक और थोड़ा फिसल सकता है, कुछ और समय तक फ्रस्ट्रेट कर सकता है, उसके बाद जाकर के इसमें मूव आएगा। तो 1050 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर ही खरीदारी की राय है, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। प्रेशर में एसआरएफ में भी आज प्रेशर आते हुए दिख रहा है। केमिकल स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड आज आपको थोड़े वीक आते हुए दिख रहे हैं। एसआरएफ स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी हमारे रेडार पर आया था, थोड़ी वीकनेस तब भी इस पे बनी थी। वागले साहब आज भी एसआरएफ 2% नीचे सर, प्रेशर इसमें लगातार आ रहा है, 3% नीचे इस समय दिख रहा है। जरा बताएं एसआरएफ के बारे में। दीपांशु, मॉर्निंग में इसने एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिया था, 2500 का वो लेवल था, उसके नीचे जैसे ही टूटा आया एक क्लियर ब्रेकडाउन था। अभी 2456 है। इनफैक्ट ये मेरे रडार पर सबसे पहले आया था, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था। मैंने एसआरएफ कवर नहीं किया, बट मुझे ये 2400 तक नीचे जाते हुए दिखता है। को किसी ने बेचा है तो 2400 के पहले कवर ना करे, और अगर 2400 के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर 2340-50 तक भी जा सकता है। ये 1 से 2 दिनों का व्यू है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी ने बेचा है तो 2480 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ। अगर बेचा हुआ है तो फिर 2480 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ये आपके लिए सलाह आ रही है वागले साहब की तरफ से। एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, इवन पीआई इंडस्ट्रीज ये और ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स, ये सारे काउंटर्स आज आपको वीक बनते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से और कितनी गिरावट आएगी। एचडीएफसी लाइफ में भी कमजोरी है। आज जो सुबह मक्वारी की तरफ से डाउनग्रेड आया था, ये काउंटर भी 2-2.25% सुबह से ही कमजोर दिख रहा है। एक बार सुमित जी से राय लीजिए। सुमित जी, एचडीएफसी लाइफ भी देखें सर, 2.5% का कट इस समय। जो स्टॉक के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, एचडीएफसी लाइफ में दबाव देखने को मिलेगा। 570, 560 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। आज वैसे भी सेलिंग है, मार्केट्स में भी सेलिंग है और एचडीएफसी लाइफ में भी सेलिंग है, तो यहाँ से थोड़ा दबाव और देखने को मिल सकता है। ओके, एचडीएफसी लाइफ ये है स्टॉक जो दिन के लोएस्ट पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। मार्केट भी तो दिन के लो पॉइंट पर, तो खाली एसबीआई लाइफ थोड़ी, एचडीएफसी लाइफ थोड़ी है, सारे दिन के लो पॉइंट पर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग लिंक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें बंसल जी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बाकी हम सब लोगों का भी, और वो है फिल्मों से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड। तो है पीवीआर आइनॉक्स को लेकर। क्या पीवीआर आइनॉक्स के आगे चलते हुए अच्छे दिन आ सकते हैं? बंसल जी ध्यान से सुनिएगा, क्या पीवीआर आइनॉक्स के अच्छे दिन? हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं जो वहाँ टिकट लेकर पिक्चर देखने जाते हैं, हम थिएटर की और कंपनी की बात कर रहे हैं। उस एंगल से इस रिसर्च को सुनिएगा। तो बताने के लिए तैयार है आशीष हमारे साथ, पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष बताइए। सर बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि FY24 मूवीज के लिए काफी अच्छा देखने को मिल सकता है पीवीआर और आइनॉक्स के लिए। 23 इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 24 की जो शुरुआत हुई है ना, अच्छी हुई है। देखिए केरला स्टोरी 268 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। किसी का भाई किसी का जान थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 132 करोड़ कमा लिए। और अभी 132 करोड़ बस ओनली। ओनली 132, अच्छा। उसके बाद है जरा हटके जरा बच के, ये 4 दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही कुछ रिलीज हुई है। 32 करोड़ ही कमाए 4 दिन में रिलीज। हाँ, अच्छा, पता भी नहीं। 32 करोड़ 4 दिनों में कमाए हैं। लेकिन सर बढ़िया लग रहा है कि आगे की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए सिर्फ जून के महीने में देखें ना, तो 1, 2, 3, 4 अच्छी खासी मूवी रिलीज हो रही है। एक तो फ्लैश डीसी, वो रिलीज हो जाएगी 15 जून को। फ्लैश, हाँ। कौन है इसमें? सर ये हॉलीवुड मूवी है फ्लैश। अंग्रेजों वाली है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। दूसरी आदि पुरुष सर, इसका काफी इंतजार हो रहा है। प्रभास है, कृति सैनन है इसमें, सैफ अली खान है। जी जी। 16 जून को हो जाएगी। फिर मैदान करके मूवी है अजय देवगन साहब की, 23 जून को रिलीज हो जाएगी। और सत्य प्रेम की कथा ये भी है, 29 जून को रिलीज हो रही है ये। साथ में रॉकी, सत्य प्रेम की कथा। हाँ सर। अच्छा सर, इसमें कियारा आडवाणी है। ओके।
हीरो भी तो होगा, खाली हीरोइन ही बता रहे हो। बैलेंस तो करो स्टोरी को। ओके चलिए, आशीष को हीरो के बारे में नहीं पता, ठीक है। कियारा आडवाणी है और कियारा आडवाणी सर। और भी अगर आप देखें सर, जुलाई में भी आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है, हीरो का भी नाम बता दिया। क्या नाम बताया? रॉकी और रानी की। रॉकी और रानी, अच्छा मैं सब नोट कर रहा हूँ। हाँ ओके, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, ओके। और गदर 2 आ रही है सर 11 अगस्त को। लेकिन एक और बात बता दूं कि आज गदर 1 जो आई थी ओरिजिनल वाली सनी देओल की, उसके वीएफएक्स में बदलाव करके फिर से री रिलीज हो रही है ये। अच्छा, आज से। ओके। और गदर 2 में भी सेम स्टार कास्ट है? सेम स्टार कास्ट, सनी देओल, अमीषा पटेल। उसका तो हमको पता है, वो तो हमने देखी थी ना, हमारे जमाने की थी। हाँ 20 साल हो गए, 20 साल हो गए उसको, 20 साल से ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 20-22 साल हो गए। हमारे जमाने से पहले आ गई थी। हमारा जमाना बाद में है, इतना पुराना भी नहीं है हमारा जमाना जी। रोकी रानी की प्रेम कहानी और गदर 2 जुलाई में आ जाएगी। गदर 2 आ रही है 11 अगस्त को। अच्छा, अगस्त में पेट्रियोटिक माहौल होता है ना सर। हाँ 15 अगस्त के आसपास, ठीक है। फिर ओ माय गॉड 2 आ रही है, ये 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। तो इसमें वही है क्या? अक्षय कुमार और अक्षय कुमार है और परेश रावल की नहीं पता नहीं अभी तक। पहला पोस्टर ही रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी भी है सर इसमें। अच्छा, वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। क्या रिसर्च है। और नेक्स्ट तैयारी कर। और सर ड्रीम गर्ल 2 भी आ रही है 25 अगस्त को। जवान आ रही है 7 सितंबर। बवाल में तो आयुष्मान खुराना से ना। हाँ। और उससे पहले वाले में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। राइट सर। ऐसे आप कहते हैं, आप मूवीज देखते नहीं, स्टार का सारी सारी इनकी रिसर्च सुन के वहीं से तो नॉलेज आई है, और कहाँ से आई है। तो ओके, ड्रीम गर्ल 2। फिर जवान आ रही है सर। इसमें कौन है भाई साहब? सर इसमें शाहरुख खान है। हाँ एसआर के, क्या बात है। 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। बवाल आ रही है 6 अक्टूबर को। इसमें जानवी कपूर है सर। ओके। और यहाँ पे आपको खाली हीरोइन पता है, ओके। ओके नेक्स्ट। सर फुकरे 3 आ रही है। हाँ। और टाइगर अभी तक जिंदा है, 3rd वर्जन भी आएगा इसका। सलमान खान है इसमें। फुकरे 3, अच्छा फुकरे 3 में सलमान खान है? नहीं टाइगर 3 में। हाँ टाइगर में तो उनका बनता है। हाँ ओके। ये क्या डंकी है सर इसका नाम? गधे वाला डंकी? ये गधे वाला है कि क्या है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये डंकी है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसमें सर SRK और तापसी है। अच्छा ओके। तो पाइपलाइन सर मजबूत है, बढ़िया। और ऑर्डर बुक स्ट्रांग दिख रही है। बढ़िया वाली पूरी, ओके। तो 2 चीज़ तो है कि 2 फिल्मों में ऐसे हैं जो आशीष ने बताए, जिनके नाम, जिनमें से हीरोइन वो नए जमाने की हीरोइंस जो हैं। जैसे सत्य प्रेम की कथा कौन सी थी, उसमें कियारा आडवाणी और एक बवाल है। तो ऐसा नहीं, कोई ऐसा है पुरानी, ऐसी कई सारी हीरोइंस भी है जिनकी सिंगल स्टार वाली मूवी आ रही है, उनकी नहीं बताई? वो नहीं बताई, लेटेस्ट वाली बताइए। ओके, तो ये सारी फिल्में। अच्छा आप बताइए आशीष, बाकी आप रिसर्च कब करते हैं? सर ये रिसर्च का ये रिसर्च थी? अच्छा मुझे तो पता था, सिर्फ आके लिख के बोल दिया। अच्छा, तो इसके बाद तो टाइम मिलता भी नहीं होगा ना, इतना सब करने के बाद कहाँ टाइम मिलता होगा। क्यों बंसल जी, क्या कहना है आपका? नहीं अनिल जी, गजब की रिसर्च करके लाए हैं। मतलब कि सारी न्यू एज हीरोइंस वाली सिंगल नाम ले रहे हैं, तो इनको वो भी मालूम है कियारा आडवाणी की कौन सी मूवी आ रही है, जानवी कपूर की कौन सी मूवी आ रही है। मैं भी सोच रहा हूँ रिसर्च कब करते हैं। इतनी इन डेप्थ रिसर्च अनिल जी यहाँ स्टूडियो में बैठ के, ऑफिस में बैठ के तो ही नहीं होगी। जिस तरीके से इन्होंने कॉन्फिडेंस से सब कुछ बताया है, तो ये तो यही है बंसल जी, यही आप मेरे में फर्क है। यही आप में मेरे में फर्क है। आपको लग रहा है ऑफिस में बैठ के, मुझे पता है ऑफिस में क्या ये सब काम। यही आशीष की खूबी और खासियत यही है, ये सारा का सारा ऑफिस आवर्स में क्या है, इसको कहते हैं टाइम का सही यूटिलाइजेशन ऑफिस का। हाँ अब बोलो। अच्छा वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, आप आशीष से पूछ रहे थे हीरो का नाम बताइए, वो अगर हीरो को देखता ही नहीं होगा तो नाम कैसे बताएगा? बैंग ऑन। वागले साहब ने ऐसे ही है ना, इतना अनुभव नहीं लिया है, ये सब करके लिया है जो उन्होंने अभी बोला है। एक जमाने में वही करते थे, तो उसको ब्लेम करना है। बिल्कुल। तो चलिए ये है सारा का सारा। अच्छा पीवीआर पे जरा राय दे, कौन बुलिश है कौन बेरिश है। अगर किसी की कोई ओपिनियन है तो मैं जरा आपके पास आना चाहता हूँ। जी आशु सर। सर मैं कई बार शेयर कर चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट और कल्चर चेंज होने वाला है सर। ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है, पीवीआर की भी, आइनॉक्स की भी।
OTT का कंटेंट इतना बढ़िया होता जा रहा है और अनिल जी ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं और ये अनिल जी धीरे धीरे दिस इज फेडिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत अपसाइड है। कई PVRs हैं जो मेरे हिसाब से कई लोकेशन पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और अनिल जी जितनी मूवीज है ना इनमें मतलब ये इतने बड़े बड़े बजट पे एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं और रिटर्न्स भी रिटर्न्स आर डिमिनिशिंग। तो बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है ये पूरे बॉलीवुड के लिए। अनिल जी ये मूवी है जैसे सत्य प्रेम की कथा, तो इसमें भी अनिल जी कार्तिक आर्यन और ये है कि वो एक टिपिकल टाइप की एक्टिंग है, मतलब अच्छा लड़का भी है लेकिन टिपिकल टाइप की एक्टिंग करता है। प्रोमो से ही लग रहा है कि अनिल जी स्ट्रगलिंग मूवी होगी। आदि पुरुष अनिल जी इतने बिग बजट की मूवी है, मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है डिजास्टर हो। इसमें एक जो प्रॉमिसिंग लगती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, या फिर अपने टाइगर 3 की, और या फिर वो जो ओ माई गॉड 3 आ रही है। और अनिल जी बीच बीच में सारी ये जो गदर बदर है, मतलब बजट इतने बढ़ गए हैं और अनिल जी रिटर्न्स नहीं है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी चैलेंज लगता है। अनिल जी वैल्यूएशंस तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता। अनिल जी फैंसी और ग्लैमर जरूर दिखेगा आपको, लेकिन वैल्यूएशंस आर डिफरेंट फ्रॉम बीइंग आई मीन ग्लैमर एंड जो फैंसीड चीजें होती हैं। तो अनिल जी OTT प्लेटफॉर्म्स आर वे टू गो। दरअसल वेरी नाइस, बहुत क्लियर कट ओपिनियन दिया आशु जी ने। और आशु जी ने जो कुछ भी बोला है उसका मैं दीपक अगर आप कहे तो विष्णु जी। तो पहला तो आशु जी के कहने का मतलब ये कि सिर्फ आशीष ही ऐसा नहीं है जो ऑफिस आवर में फिल्मों के बारे में सारी जानकारी लेता है। आशु जी भी ये काम करते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, आशु जी भी ऑफिस आवर्स में सारी फिल्में गया। बाद में तो इतना टाइम किसी को मिलता नहीं है, तो पूरी जानकारी इन्होंने भी ऑफिस आवर्स में जुटाई है, पहली चीज। दूसरी चीज आशु जी एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि सत्य प्रेम की कथा में इन्होंने कहा कियारा आडवाणी, वो बाकी सब फिल्में छोड़ के उसी को पकड़ा है कि उसके अंदर वो कौन सा क्या बताया कौन सा हीरो जिसका स्ट्रगलिंग एक्टर कार्तिक आर्यन। ये बताना चाहते हैं कि देखो उसमें कार्तिक आर्यन है, मुझे पता है हीरो भी कौन है, मैं खाली हीरोइन पे फोकस नहीं करता। ऐसा ही हमें गलत मैसेज देने की कोशिश करें जो हम नहीं ले रहे, ठीक है। और बाकी रहा सवाल OTT वाला, तो ये बताने की कोशिश करें कि ये OTT भी बराबर देखते हैं। तो ऑफिस में ये फिल्मों की रिसर्च करते हैं और घर पे OTT देखते हैं। ये इनके इस पूरे भाषण का ये सार मैंने निकाला है। इसमें अगर कोई इससे डिसएग्री है तो मुझे बता दे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सुमित जी के लिए बिल्कुल आशीष जी की पोल खुल गई यार, सारी डिटेल्स हमने। ओके, आशीष का धन्यवाद, आशीष जी का धन्यवाद, सुमित जी के लिए भी बिल्कुल। सुमित जी का सुपर। बताएं सुमित जी। सेल कॉल रडार पे आया, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 683, 684, 683, 684। स्टॉक का नाम है UPL, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। UPL के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, आज भी दबाव देखने को मिल रहा है और आज का कैंडल थोड़ा सा ज्यादा डीप, ज्यादा लाल दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि UPL के अंदर यहाँ से 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। UPL में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 692, 693 के आसपास का बनेगा, तो 693 के स्टॉप लॉस से UPL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट बनेंगे UPL में, पहला टारगेट बनेगा 670 का, 670 का, दूसरा टारगेट बनेगा 665 का। UPL में बिकवाली करें 693 के स्टॉप लॉस से 670, 665 के टारगेट्स के लिए। तो UPL में करनी है बिकवाली, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए राय ली जाए सेठी साहब से भी, क्योंकि उसके बाद मेरे भी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के डेटा पूरे रेडी हैं, तैयार एकदम फर्स्ट क्लास। उससे पहले बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पहला बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक शुगर स्टॉक है। पहले सेक्टर के बारे में बोलता हूँ। जिस तरीके से शुगर पूरे सेक्टर में एक तेजी बनी हुई है, जो हम इंटरनेशनली रॉ शुगर के प्राइसेस देख रहे हैं, व्हाइट शुगर के प्राइसेस जो मल्टी ईयर हाइस पे है, तो उसका एक पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे शुगर सेक्टर में है। और यहाँ से आज मैंने पिक किया है पोनी शुगर को। पोनी इरोड शुगर नाम है, पोनी इरोड के नाम से इसका NSE का टिकर है, जो अभी 393 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 415 के, स्टॉप लॉस रखना है 385 रुपए का। ये कंपनी की शुगर की कैपेसिटी है 3500 TCD। फिर पावर है इनके पास अराउंड 19 मेगावाट, जिसमें इनके सरप्लस पावर होता है, जो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ इनका करार है। बाकी एथेनॉल की अच्छी खासी कैपेसिटी है और हम देख रहे हैं पूरे शुगर स्पेस में शुगर प्लस एथेनॉल इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड स्टोरी। बाकी ये कंपनी एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। 526 का इसका बुक वैल्यू है और स्टॉक अभी ट्रेड करता है 393, मतलब आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे 0.77 के टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है। एक जीरो डेट कंपनी है। बाकी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, बिकॉज
ये कंपनी, इसकी ग्रुप कंपनी है शेषाशायी पेपर, उसमें 14% हिस्सेदारी ओन करती है, जिसकी वैल्यू आती है 245 करोड़। और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज के भाव से सिर्फ 350 करोड़, 345 करोड़ की मार्केट कैप है, और उसमें से 245 करोड़ तो 14% जो शेषाशायी पेपर की हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू आती है। बाकी FIS भी इस छोटी कंपनी में अराउंड 23.31% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अत्यंत कैपिटल है, गोथिक कॉप है, फिर वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी एक यूएस की, वो भी इसमें अच्छी खासी स्टेक ओन करती है। और कल ही ये स्टॉक एक्स डिविडेंड हुआ है, 6.5 रुपए का अच्छा डिविडेंड दिया है, कल ही एक्स डिविडेंड हुआ है ये स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक ये शुगर की तेजी में एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 415 के टारगेट के लिए 385 का स्टॉप लॉस। ओके, 385 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट, पोनी शुगर में खरीदारी करनी है, ये राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए कैश में से। दूसरा स्टॉक अनिल जी, स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 163 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसका भी शॉर्ट टर्म टारगेट है 185 का, स्टॉप लॉस रखना है 155 रुपए का। ये कंपनी फाइबर सीमेंट शीट्स बनाती है, इसके अलावा कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स बनाती है, जो कि आजकल ये फास्ट रिप्लेस कर रहे हैं जिप्सम बोर्ड्स को, प्लाईवुड को, पीओपी को, उसकी जगह ये कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स यूज होते हैं। और इसमें इन्होंने जापान की एक कंपनी है A&A कॉर्पोरेशन, उनके साथ इनका टाई अप है, पॉपुलर ब्रांड है, रेमको हिलक्स के नाम से इनका वो प्रोडक्ट आता है। फिर विंड पावर की कैपेसिटी है अराउंड 17 मेगावाट की, तो वो भी एक उसका पावर का भी प्ले है थोड़ा मोड़ा, मतलब कैप्टिव पावर के बाद मर्चेंट पावर भी करती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 15%, पिछले 3 साल की अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और इसमें भी आप अगर स्टॉक का बुक वैल्यू देखेंगे तो 433 रुपए की बुक वैल्यू है, और स्टॉक अभी 163, मतलब 0.45 टाइम्स ऑफ बुक ये ट्रेड करता है। बाकी ये कंपनी भी अपनी जो ग्रुप कंपनी है रैमको सीमेंट्स में 21% स्टेक ओन करती है, ये कंपनी रैमको इंडस्ट्रीज, जिसकी वैल्यू आ रही है 4,650 करोड़। और आज इस कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 1500 करोड़, जो आज के भाव है उसके हिसाब से 1500 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी अवेलेबल है, जबकि रैमको सीमेंट की होल्डिंग की वैल्यू 4,650 करोड़ है। और बाकी जो खुद कारोबार करती है वो भी एक जबरदस्त कारोबार है। मार्च तिमाही में बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, 20 करोड़ के पैट के सामने 42 करोड़ का पैट था। जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था उसके सामने 42 करोड़। FIS भी 6.62% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड है, फिर GIC सिंगापुर भी इसमें स्टेक ओन करती है। तो ऑल इन ऑल एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 185, स्टॉप लॉस ऑफ 155। ओके, तो रैमको ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, 185 का टारगेट, और पॉनी शुगर यहां पर भी खरीदारी करें 415 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स आज शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सुस्त है सर अमेरिकी फ्यूचर्स, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स 11 पॉइंट नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे है, S&P 500 फ्यूचर्स में भी 4 पॉइंट्स की आपको गिरावट दिख रही है। तो कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, बट ऑफ कोर्स 10 महीने की ऊंचाई पर है S&P। आप भी इस हफ्ते से कह रहे हैं डाउ छोड़ो S&P देखो, तो देखते हैं उनकी ब्रॉडर मार्केट की रैली क्या रंग लगाती है। इस समय तो कुछ एक्शन वैसे बड़ा हो नहीं रहा है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी आपको मिला जुला कारोबार है, एकदम फ्लैट है, एसेंशली पूरा फ्लैट है यूरोप सर, कुछ भी नहीं कर रहा है। कच्चे तेल में आधे % की खरीदारी है, रुपया 8 पैसे मजबूत है। आज एशिया काफी स्ट्रांग था सर, जापान 2% ऊपर था, चीन हांगकांग आधा % ऊपर थे, बाकी के एशिया के मार्केट भी मजबूत थे। तो आज हमने एशिया को स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स हमारी तरह ही ट्रेड कर रही हैं सर, क्या करना है बताइए। दीप देखिए, वैसे हम सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं, 18,575 पहला सपोर्ट है, उसके आसपास है, और नीचे 18,535 तो रॉक बॉटम सपोर्ट है। वहाँ तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए बगैर आपको लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी काटनी है। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर खरीदने का सोचें, नहीं तो उस रेंज का इंतजार कर लें। डेटा बता दूं आपको 18,600 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए बचे हुए 1 घंटे के लिए, क्योंकि 18,600 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 84 लाख शेयरों का, और 18,600 की कॉल पर हाईएस्ट नहीं है लेकिन 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इसलिए 3 बजे के पहले आपको 18,600 के पार निकल के टिकना जरूरी है, ताकि आप एक खराब क्लोजिंग ना, हल्की खराब, वो भी ज्यादा नहीं, तो 18,600 ही है। ऊपर में 18,650 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 75 लाख शेयर वहाँ कॉल रेटर है। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है और ये कि 18,700 पर दबाकर कॉल राइटिंग जबरदस्त, 2.25 करोड़ शेयरों की। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार वीकली सीरीज का पहला दिन है।
2.25 करोड़ शेयर हो गए। अब क्या ही रहे ना, उस दिन हम देख रहे थे 2.5 करोड़ शेयर। हाँ, ये 10 करोड़ शेयरों की जो ओपन इंटरेस्ट वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, वेरी एम्बिशियस, 5 गुना हो जाएगी। ये 5 गुना ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए 5 महीने भी नहीं लगेंगे जिस हिसाब से लग रहा है, ये होने वाला है। और एक बार जैसे ये जुलाई से शुरू हुआ ना, अलग अलग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी वगैरह का, उसके बाद तो देखो आप जो और वॉल्यूम में स्पर्ट आएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। एनीवे, सो फिलहाल ये है। सो 18,000 ऊपर में 18,650 के आसपास है और नीचे में 18,535। ये आपको दो मजबूत सपोर्ट दिख रहे हैं जिसके बीच में बाजार को ट्रेड करना है। तो इंडेक्स पे अभी आपको बचे हुए समय के लिए निफ्टी में कोई ट्रेड लेना नहीं है। बैंक निफ्टी आइए 44,000 44,100 आपके लिए सपोर्ट का भी काम करेगा और रुकावट का काम भी यही करेगा, 44,100। सो बेसिकली बिल्कुल फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। 44,000 के नीचे टिका 3 बजे तक तो 43,825 तक आएगा। 44,200 के पार निकल कर टिका तो 44,400 तक जाएगा। तो दोनों ही मुझे नहीं लगता न इसको 44,000 के नीचे जाने की इच्छा है न 44,200 पार करने की इच्छा है। बीच में यही बंद हो जाएगा। अगर 44,000 पे बंद भी हो जाता तो बुरा नहीं है। सो इंडेक्स में डेटा ऐसे बताने की दोनों तरफ फंसे हुए डेटा है, तो कोई खास ट्रेड अभी बन नहीं रहा है। 3 बजे तक कोई एक निर्णायक मूव आने की कोशिश हो तो देखिए, क्योंकि देखिए गिर सकता था लेकिन डाउ फ्यूचर 100 से 45 रह गया नीचे। डाउ फ्यूचर रिकवर हो गया तो गिर भी नहीं रहा। बढ़ने के लिए कोई ऐसा खास साइजेबल रिकवरी आई नहीं है। वीकेंड सेशन है, 1.5-2 दिन का करेक्शन जनरली होता है तो आप लेने का डिसीजन पोस्टपोन करते हो कल के लिए, दोपहर के लिए, तो वो वाला है। सो आई थिंक लेक लस्टर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, आराम करें, आज कुछ नहीं करना है। आशु जी फिल्मों की बात कर रहे हैं, आशीष फिल्मों की बात कर रहे हैं, बंसल जी का तो हमेशा ही काम नहीं करने का मन ही होता है। तो फिर ठीक है, आप भी इन लोगों के साथ ही रहो आज। फ्राइडे मनाइए। ठीक है सर, ओके, कुछ मत करिए, रेंज में है बिल्कुल। ठीक है, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से इस समय की स्ट्रैटेजी। रेंज में ही है बाजार, कुछ मूवमेंट आ नहीं रहा है, पर स्टॉक्स में मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है, वहाँ पर करिए फोकस। और उनमें से एक काउंटर है, आज वैसे उतना बड़े मूव नहीं आई, सुबह फिर भी थोड़ा डिसेंट था। IRB इंफ्रा, यहाँ पर मई महीने का टोल कलेक्शन अपडेट आया, बढ़िया अपडेट रहा है और आगे के लिए क्या तस्वीर दिखा रहा है, पीछे का ट्रेंड क्या समझ में आता है, एक बार जानते हैं। वरुण है हमारे साथ, वरुण बताइए। तो डेफिनेटली दीप, अगर 20% टोल कलेक्शन बढ़ के आएगा तो इसको तो हम बढ़िया ही कहेंगे, लेकिन जो ट्रेंड कंपनी ने पिछले कुछ समय में दिया था उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अब जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी पड़ते जा रही है। आप देखिए, एक ज़माना था पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर पिछले जून में करीब 30 से 50% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको साल दर साल इस कंपनी के टोल कलेक्शन में देखने मिलती थी। लेकिन पिछले 4 महीनों से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ जो है वो 20s में आ चुकी है। इनफैक्ट फरवरी में 27% की ग्रोथ थी, उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 20 के रेंज में ये जो ग्रोथ है वो अब आके अटक चुकी है। मार्च में देखिए 21% की ग्रोथ थी, अप्रैल में 19% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली और मई में भी करीब 20% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट है जो कि पहले 50% 30% की रहती थी वो अब थोड़ी धीमी पड़ रही है। जाहिर सी बात है, थोड़ा हाई बेस का इंपैक्ट भी जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके लिए अभी ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास स्टेबलाइज हो चुकी है। एक बात अच्छी है कि महीने दर महीने ग्रोथ देखने मिल रही है। आप देखिए, फरवरी में 6% की गिरावट हुई थी टोल कलेक्शन में महीने दर महीने, जो कि मार्च, अप्रैल और मई में करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये कंपनी के पास 11 राज्यों में 70,000 करोड़ रुपए के आसपास के से ज़्यादा के एसेट्स है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने जीते हैं और हाल ही में आपको याद होगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस कंपनी ने जीते थे, उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद उसके बाद ही फिर से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगी। मई का आंकड़ा तो हमारे सामने है, लेकिन जून का अगर पास्ट आंकड़ा आप निकाले जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22, तो दिक्कत की बात यह है कि साल दर साल तो चलिए ग्रोथ फिर भी ठीक रहती है। साल दर साल हम देख रहे थे पिछले आंकड़ों को निकाल के, सबसे लोएस्ट ग्रोथ 39% की थी और हाईएस्ट ग्रोथ जून के महीने में 154% की थी। पता नहीं इतना क्लॉक कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन देखना होगा। हाँ, लेकिन मंथ ऑन मंथ जून के महीने में होता ही है कि लगातार हम गिरावट देखते आए हैं। खासकर पिछले जो 5 सालों का मैंने आपको डेटा बताया उसमें से 3 बार अगर आप देखेंगे, 2 बार नेगेटिव था, 2 बार पॉजिटिव और 1 बार 0% के आसपास था। तो जून में साल दर साल शायद आपको ग्रोथ देखने मिले, मंथ ऑन मंथ उतनी ना हो, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, ग्रोथ है लेकिन जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो अब थोड़ी धीमी पड़ी है। 20% के आसपास अब स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रही है। ओके, तो स्पीड ऑफ ग्रोथ कम हो गई आप कह रहे हैं, बट ग्रोथ अभी भी आ रही है। ग्रोथ है, स्पीड ऑफ ग्रोथ अब वही है कि हमने पहले आपको बताया था कि 2 नए प्रोजेक्ट्स है इनके हाथ में लगे। उसमें एक प्रोजेक्ट तो वो था जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे टाइप, जब वो इनके बुक्स पे आना शुरू होगा तब फिर से वो 40% की ग्रोथ फिर वापस आएगी, वो फिर वापस आएगी।
ओके, कुणाल शाह साहब से एक बार राय ली जाए। कुणाल जी जरा चार्ट्स, एक मिनट, कुणाल जी कौन से वाले, यंग कुणाल जी, जरा चार्ट्स देखिए और अपनी राय दीजिए IRB इंफ्रा। जी अनिल जी, पहले तो चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ IRB इंफ्रा की, तो स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल रहा है वो हायर एंड पे है, वो है 30 का लेवल। 30 का लेवल एक बार सरपास करेगा तभी मोमेंटम आना स्टार्ट करेगा। सो ये अक्यूमुलेशन फेज है, आप करंट लेवल्स पे एटलीस्ट बाय कर सकते हो, डिप्स यूटिलाइज कर सकते हो। जो लोअर एंड का सपोर्ट है वो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो 26.5 के आसपास है। सो अब 27 रुपये है, वही 27.8 चल रहा है, तो आप बहुत सपोर्ट के काफ़ी करीब हो। तो अक्यूमुलेशन का फेज रखे, एक बार 30 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करेगा, जहाँ पे हम हायर एंड पे टारगेट देख सकते हैं 33 से लेके 35 तक के। ये IRB इंफ्रा, देखते हैं मोमेंटम अगर पकड़ता है कि नहीं। आज वैसे थोड़ा सुस्त हो रहा है। पर आइए, आशु जी की तरफ से एक कॉल है बिगुल उनके लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी बताएं सर। दीपांशु, ये फॉल तो आ गया है आज, मतलब जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि हमने ड्यूरिंग द डे क्लाइंट्स के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की पुट लेने की सलाह दी थी, बट वो इंट्रा डे थी, क्योंकि आज लग रहा था कि क्लोजिंग पे एक बार ऑलमोस्ट लोअर्स पे बंद होनी चाहिए मार्केट। वीकेंड भी है और जो एक आफ्टर इफेक्ट आता है थोड़ी वीक एक्सपायरी का, बट आज जिस तरह की करेक्शन आ गई है दीपांशु, व्यू एक्चुअली क्या है कि बहुत छोटे छोटे व्यूज आएंगे, इंट्रा डे आएंगे, इंट्रा वीक आएंगे, तो उसमें अब जो करेक्शन में जो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है स्टॉक है ICICI बैंक। 941 के अराउंड चल रहा है दीपांशु ICICI बैंक। 925 के, थोड़ा पोजिशनल कॉल है, 925 के स्टॉप लॉस से 975 से 1000 के टारगेट में के लिए इस मंथ के लिए ICICI बैंक की कॉल है। और अगर किसी को फ्यूचर इस तरह से नहीं लेना, जो कि मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि ऑप्शन से लें, तो 940 की एट द मनी एक कॉल ले लें और 960 की एक बेच दें। ये इसमें 7-8 रुपए या 9 रुपए लगेंगे, तो ये इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, थोड़ा रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। अगर फ्यूचर में 975 1000 हो गया तो जो मजा फ्यूचर वाले को आएगा नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में मजे कम आते हैं, लॉस अक्सर ज्यादा हो जाते हैं। आई मीन रिवॉर्ड कम मिलता है, रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि 50 रुपए कोई क्लाइंट ले तो पाता नहीं है, और 10, 15, 20 रुपए में बुक हो जाता है, लेकिन लॉस, स्टॉप लॉस पूरा देखा जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए वो एक साइकोलॉजी ऐसी होती है जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं डिस्करेज करने की, बट जो कॉल है वो इस तरह से है फ्यूचर की। बट मैं बोलूंगा कि 940 की कॉल लेके 960 की ICICI बैंक की जो कॉल है उसको बाय करना चाहिए इस करेक्शन में। ये जो ICICI बैंक का स्प्रेड है सर, ये कितने में बनेगा? ये 8 से 9 रुपए में बनेगा दीपांशु। जो 940 की कॉल है ICICI बैंक की, वो चल रही है 16 रुपए में, और जो 960 की है वो 7 साढ़े सात रुपए है। तो 8.5 9 रुपए में आप लॉन्ग खड़े हो जाते हैं। 940 प्लस 8-9 मतलब 949, 941 42 फ्यूचर चल रहा है। सुबह बल्कि 948 था, कल भी 952 था, लेकिन इस करेक्शन में करेक्ट हुआ है। बट स्ट्रेंथ बहुत है स्टॉक के अंदर। ऐसे में अगर आप ऑप्शन से लेंगे तो दीपांशु, ये जो इंट्राडे फॉल है, जो एक्सपायरी फॉल है, आप इसको झेल सकते हो, नहीं तो वो डर से सौदा कट जाता है। तो ये आपके लिए ICICI बैंक एक स्प्रेड बनाने की राय है। 940 का कॉल खरीदे, 960 का कॉल बेचे। 1:1 स्प्रेड ये ध्यान रखिएगा, 8-9 रुपए की लागत लगेगी। या फिर फ्यूचर्स खरीद लीजिए 942 पर, 975 और 1000, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर ये कॉल है। बट आशु जी को है भरोसा ICICI बैंक पर, तो इस पर रखनी है आपको नजर। आज वैसे थोड़ा सुस्त है, बट अदरवाइज आशु जी के रेडार पर आ रहा है। थोड़ी देर में पिक ऑफ द डे, मंडे का काम, पिक ऑफ द वीक इनफैक्ट, मंडे का और अगले हफ्ते का काम आज ही करने के लिए तैयार होने राकेश जी, कुणाल जी, उनके पास भी चलेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक उनके रेडार पर आया है। बट कुछ और काउंटर्स जो हम इस समय ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर आपको मूव बढ़िया बनती हुई दिख रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक बार देखिए, 4.5% का जंप आपको इस चार्ट में दिखेगा। मिड कैप IT के 1-2 काउंटर्स हैं जो आपको एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आज थ्रू द डे अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है। सुमित जी, क्या चल रहा है सर सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट में? स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, और वैसे भी ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों पहले भी अपन ने बात किया था, ये स्टॉक के अंदर तेजी ही देखने को मिल रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 1 वे मूव है, स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव और दिखाएगा। 1080 और 1100 ये लेवल स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 1010 के आसपास का बनेगा, और 1100 तक के लेवल आने वाले दिनों में जल्दी देखने को मिल सकते हैं।
तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा एक्टिव होते हुए दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस फिर से आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। सुबह भी हमारे इस पर बात हुई थी। वैसे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस ये हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस हो रहा है, बट आज फिर से तेजी में आ रहा है। एक बार कुणाल शाह साहब से भी टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट पर राय ली जाए। सर जरा देखें, 1460 का लेवल इस समय 3.5% ऊपर। दीपांशु, जिस हिसाब से हमने टाटा कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी रैली देखी है, कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। ओवरऑल 1480 1500 एक उसका रेजिस्टेंस जोन है। जब भी स्टॉक ये लेवल को टच पहले भी किया हुआ है, वहां से भी हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा है। सो वेट एंड वॉच की लिस्ट में रहेगा। अगर 1500 का लेवल वापस निकालता है, 1480 को सरपास करता है, तो हम एक नया लॉन्ग व्यू ले सकते हैं, जहाँ पे हम 1460 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और फिर मेरे टारगेट्स रहेंगे 1520 से लेके 1530 तक के। सो मैं कहूँगा कि करंट लेवल्स पे लॉन्ग नहीं करिए, या तो 1480 ब्रेक करता है तो आप नया ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा कॉम, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छी मूव इस पर आ रही है। एक अच्छा वाला ब्रेकआउट यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आते हुए दिख रहा है, इस पर भी रखिए नजर। करीब 2.25% ऊपर ये समय ट्रेड कर रहा है। पर आइए, पिक ऑफ द वीक ये लेकर तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी। अगले हफ्ते का काम आज ही चलते हैं उनके पास। बताएं सर। देखिए दीपांशु, अभी आपने बोला ना एक अच्छे वाला ब्रेकआउट मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिल रहा है, वो तो आपका शुक्रिया है, थैंक यू है। आप किसी सुमित जी वागले जी के पास चले नहीं गए, क्योंकि यही है हमारे अगले वीक वाला पिक ऑफ द वीक। इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी नीचे की तरफ है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और ये स्टॉक एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। तो मैकडॉवेल्स पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, मल्टीपल पैटर्न्स एक साथ बनते हुए दीपांशु नजर आ रहे हैं। डेली चार्ट पर बना है बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट आज डेली क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ दिखेगा। और उसके अलावा इंट्राडे चार्ट्स पर बुलिश सॉसर पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैकडॉवेल्स में एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 875 875 के स्टॉप लॉस से बाय करें। स्टॉक के लिए जो पहला टारगेट होगा वो 915 रुपए का, 915 का। इवेंचुअल टारगेट 925 का। तो 915 925 के टारगेट के लिए मैकडॉवेल्स में खरीदारी करें। और डिस्क्लेमर ये है कि इस शेयर पे मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है और पहले भी इस पर हम लोग कई बार खरीदारी की राय दे चुके हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर रखिए नजर। ये आपके लिए पिक ऑफ द वीक अगले हफ्ते का काम ही आज राकेश जी, कुणाल जी ने कर दिया है। और बेवरेज से जुड़े स्टॉक्स में आपको थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है, कॉफी स्टॉक्स भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। अब आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी रखिए नजर। 900 के पार जाने की तैयारी में है ये काउंटर। मूव इस पर अच्छी आ रही है आपके लिए, देखते हैं कैसे सस्टेन कराएगा। यूनाइटेड ब्रूरीज भी हमने रिसेंटली एक्टिव होते हुए देखा था। रेडिको खेतान भी रेडर पर था ही। जबरदस्त। तो चलिए, अच्छा एक्शन सारे लिकर स्टॉक्स में आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। और मई के महीने के कुछ बड़े आंकड़े आए हैं आपके सामने, और इन सारे बड़े आंकड़ों में आप सबका योगदान है। जी हाँ, उन सारे निवेशकों का, उन सारे दर्शकों का जो म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए पैसा लगा रहे हैं। और इस महीने, मई के महीने में, अगर आपको लग रहा हो कि FIs ने दमदार खरीदारी की है, उसके दम पर तेजी हुई है, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। तीसरी महाशक्ति ऐसे ही नाम नहीं दिया है, आप लोग वाकई में महाशक्ति हैं। और कैसे हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि म्यूचुअल फंड में मई के महीने में फिर से रिकॉर्ड पैसा आता हुआ दिखा है SIP के जरिए। कितना आया है, डिटेल्स क्या है, आइए जानते हैं। अरमान बताएं। जी सर, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल कि मई के महीने में SIP का जो इन्फ्लो लगभग 14,750 करोड़ जो है, नया रिकॉर्ड, बिल्कुल नया रिकॉर्ड सर होता हुआ दिखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि SIP इन्फ्लो 14,500 करोड़ से ज्यादा आया है। अगर आप देखें, पिछला जो रिकॉर्ड था वो मार्च 2023 का था, जब 14,270 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा था। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि अगर आप देखें YOY अगर आप कंपेयर करें तो 20% ज्यादा है। वहीं अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पर भी 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। कुछ डेटा अगर आप, इंटरेस्टिंग डेटा इसमें यह भी है सर कि लगातार 13 महीनों से SIP इन्फ्लो हर महीने 12,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। ये तो 12,000 करोड़ की बात हुई। और अगर आप 13,000 करोड़ की बात करें तो लगातार 8 महीनों से SIP का जो इन्फ्लो है वो लगातार 13,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। तो 8 महीनों से 13,000 करोड़ से ज्यादा, और अगर आप 13 महीने की बात करें 12,000 करोड़ से ज्यादा। और इस बार जो अगर आप देखिए, दूसरी बार जो है 14,000 का जो है हमने इन्फ्लो जो है वो तोड़ते हुए दिखे हैं, और पहली बार 14,500 को भी हमने SIP इन्फ्लो को तोड़ दिया है। एक साल पहले कितना था? एक साल पहले अगर आप देखें मई 2022 में 12,200 करोड़। तो आप कह रहे हैं पिछले एक साल में भी हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ धीरे धीरे करके 2-2.5 हज़ार करोड़ बढ़ चुका है। बिल्कुल।
ओके, तो कन्विक्शन बना हुआ है लोगों का मार्केट में और वो आपके लिए क्लियरली ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। अनिल जी, इस ट्रेंड पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है। और भरोसा देखिए रखा है निवेश थोड़ा करने के लिए? नहीं, मजे की बात देखिए दीप, अप्रैल में हल्का सा हाँ, डगमगाया था। एक महीना थोड़ा सा तेजी हुई और मई में जो बढ़िया तेजी वापस बनी आ गए। वापस आ गए। सो एक चीज क्लियर है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचने वाले तो है नहीं है, लेना ही है। और ये जो कल्चर फैल रहा है ना रिटेल इन्वेस्टर्स में, इन्वेस्टमेंट वाला, बढ़िया बात ये इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ आपका सिर्फ ट्रेडिंग वाला पैसा नहीं, ये जेन्युइन लंबा और सीरियस और समझदार इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो अगर 15,000 करोड़ का SIP और 5-10 हज़ार करोड़ रुपया आप इधर उधर से ये समझो, हमारे लोकल दूसरे इन्वेस्टर्स भले वो वन टाइम डालते हों या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाते हो, तो 25-30 हज़ार करोड़ रुपया आपका हर महीने आ रहा है, यानी 3 लाख करोड़ का तो आपका बंदोबस्त हो गया। बेचना तो FIs को जो करना इसलिए 3 लाख करोड़ का बंदोबस्त हो गया। फिर FIs को भी लगता है कि अब FIs दो वजह से बेचेंगे, या तो उनको लगता है शेयर बहुत महंगे हो गए या मार्केट खराब लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भारत छोड़ के जाना है और वापस आना नहीं है, वैसा तो हाल है नहीं हमारा। करेक्ट सर, ठीक है, आना तो वापस यही। तो अब वो भी धीरे धीरे सोचेंगे बेच के अगर वापस नीचे नहीं मिलता तो बेचना क्यों, तो वो सप्लाई भी कम होती है। एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत ग्लोबल रीजन से कभी कभार मार्केट नीचे हो जाता है तो शॉर्ट टर्म FIs जो है, हेज फंड टाइप्स है ना, ट्रेडर वाली FIs भी तो होती हैं, वो बेच दे करते, वो अलग बात बता। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से मजबूती का माहौल तो ये जो जब तक हिंदुस्तान का अपना पैसा, देखो भाई ऐसा है कुछ भी हो, दूसरों के दम पर आप कब तक दादागिरी करोगे, है ना। करेक्ट, हाँ, खुद की ताकत हो तो उसका मजा ही लगेगा। तो ये हमारी अपनी ताकत है, एब्सोल्युटली, और उस अपनी ताकत से आप में अपना आत्मविश्वास आता है। दूसरों के बोलो मेरा ये दोस्त है, जानता नहीं है वो बड़ा वैसा, अरे वो काम का नहीं है ना, आप में खुद में कितना दम है। सो अब हमारे में दम है, हमारे निवेशकों में दम है, वो बड़ा फायदा है, वो बड़ा फायदा अच्छा है, बढ़िया पैसा आ रहा है और सपोर्ट तो देगा ये सपोर्ट आ रहा है। तो आशु जी, जो आमतौर पर बड़ी चिंता करते हैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, स्पेशली ट्रेडर्स की, एक एक लोट लेके जो फंस जाते हैं ट्रेडिंग में, बड़ा पैसा गंवाते हैं। आशु जी, ये तरीका ठीक है जो 15-15 हज़ार करोड़ की SIP हर महीने आ रही, वो ठीक है ना? अनिल जी ठीक है, SIP में सबसे बड़ी बात है कि मतलब इतना किसी को झटका नहीं लगता, डर नहीं लगता। बट एक अनिल जी डिसिप्लिन में फिर बोलता हूँ, जब भी ओवर हीटेड मार्केट हो, जो भी आपने 2-3 दिन पहले भी बोला था कि इस बार वो नहीं केस है, और बिल्कुल राइट बोला था, दैट इज वाई ऑल टाइम हाई के पास भी आने पे आप ओवर हीटेड नहीं है। लेकिन जब भी वैल्यूएशन हाई हो, ओवर हीटेड हो, अनिल जी निकालना भी चाहिए। मेरी प्रॉब्लम डालने से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ना निकालने से है। क्योंकि वो होता क्या है अनिल जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अनिल जी, आप एक फंड मैनेजर हैं या आप मतलब एक कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, कुछ भी हैं, आपने 13,000 या 14,000 पे निफ्टी पे कॉल ली कि यहां से 20% का इजाफा होगा, और वो इजाफा हो गया अनिल जी 30%। अब 30% पे आपका कॉल था 20%, हो गया 30%। अब 30% पे अनिल जी आप पैसा निकालेंगे या डालेंगे? प्रूडेंस क्या कहती है, डिसिप्लिन क्या कहता है, आपकी कॉल क्या कहती है? लेकिन होता क्या है कि अनिल जी, वो जब आपने कॉल ली थी उस वक्त थे 100 रुपए, अब हो गए 300 रुपए, तो आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। तो अनिल जी, ये जो पोजीशन आती है ना, इतनी परेशान कर देती है लोगों को। उसके बाद लोग किसी को ब्लेम करते हैं, ब्लेम किसी को करने की जरूरत नहीं है। और अनिल जी, मतलब एज एन एडवाइजर इतनी करेज नहीं होती उस टाइम में किसी में बोलने के लिए कि भाई अब ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, अब थोड़ा पैसा कम लगाओ या निकालो। मेरी प्रॉब्लम अनिल जी डालने से नहीं है, ना निकालने से है। निकाल के फिर डालेंगे क्या वापस? वो दूसरी प्रॉब्लम है बड़ी वाली। अनिल जी थोड़ा वेट करें, पेशेंस। अनिल जी थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, थोड़ा खर्च करें, थोड़ा एंजॉय करें, कोई हॉलीडे करें, प्रॉपर्टी लें, बहुत चीजें होती है अनिल जी करने की अपने अपने हिसाब से। अच्छा, वो सब मुझे लगा कि वापस इसी में डालना तो फिर निकालने की। ओके, यहाँ से कमाए, दूसरी जगह खर्च करें, ये है आशु जी का मूल मंत्र, खुश रहने का। और जिसकी वजह से आशु जी एकदम हंसमुख आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, तो मार्केट से कमाकर लाइफ एंजॉय भी करें। तो ये है आपके लिए बड़े बड़े डेटा जो आते दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की दमदार खरीदारी। 3 बजे का समय होने जा रहा है और बाजार 44,000 के आसपास निफ्टी पे है, 60,575 के आसपास बैंक निफ्टी पर भी है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर करते हैं फोकस। मॉल ऑपरेट करने वाली कंपनियों के लिए आगे अच्छी ग्रोथ का अनुमान बताया जा रहा है। क्या वजह है? जिन कंपनियों ने मॉल का, जैसे फिनिक्स मॉल हुई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके पास अपने शॉपिंग मॉल चलाते हैं, शॉपिंग मॉल चलाते हैं। तो कुछ तो ये अपने शॉपिंग मॉल्स में जो जगह है वो बेच देते हैं और कुछ को दे देते हैं किराए पर। ठीक है, तो अब इनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, बन रही है, ऐसा है। तो आइए जानते हैं, ये भी डिटेल्स सारी अरमान लेकर आए हैं हमारे पास। तो
जरा एक बार पूछ लेते हैं अरमान से, क्या है डिटेल्स, अरमान बताएं। जी सर, अभी हमने बताया कि SIP इन्फो जिस तरह से आ रहा है, अगर आप देखें आप ग्लोबल ब्रांड्स वो भी हमारे देश में आती हुई जा रही है। अगर आप देखें इस साल लगभग जो है 24 ग्लोबल ब्रांड जो है वो भारत में आने का अनुमान है। अब इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है अगर आप उस हिसाब से कंपेयर करें कि अगर प्री पेंडेमिक की बात करें तो लगभग 12 से सिर्फ 13 ऐसी ब्रांड्स होती थी जो आती थी, तो अब लगभग डबल जो है वो यहाँ पर जो ब्रांड्स है वो आने वाली है, जिसमें आप अपैरल देख लीजिए या एसेसरीज देख लीजिए, फास्ट फूड चेन देख लीजिए, ऐसे कई जो ब्रांड्स हैं वो भारत में आने का विचार कर रही हैं, जिसमें अगर आप कुछ नाम देखें तो फुट लॉकर, अरमानी कैफे, द कॉफी क्लब, ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं जो अब भारत में इस साल जो है आपको आती हुई दिखेगी। अगर आप रिसेंट की बात करें, रिसेंट में अगर आप देखें टिम हॉर्टन्स या पॉपेज जैसी फूड चेन जो ब्रांड्स हैं वो आती हुई दिखी हैं, या फिर वैलेंटिनो देख लीजिए, या फिर जैसे कई सारी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जहां पर आती हुई दिखी है। और एक रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो रिपोर्ट एनालिस्ट रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि इसके चलते अगर आप देखें जो मॉल के रेंट्स हैं वहां पर भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। अगर इस साल भी आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखेगी, और आने वाले समय में ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर भी लगभग 5 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। और इसी के चलते अगर आप देखें फिनिक्स मिल्स, DLF, ओबेरॉय रियल्टी, इन सारे स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। DLF, ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, इनके मॉल्स का बिजनेस है, बिल्कुल, तो इन पर रखिए फोकस। और मॉल्स के आप कह रहे हैं रेंटल सब और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। और जैसे ग्लोबल ब्रांड्स आते हैं तो डेफिनेटली उनके पास प्रीमियम भी ज़्यादा होता है देने के लिए, तो उससे और फायदा होता है। बिल्कुल, और आज के कमजोर बाजार में भी मजबूत दिख रहा है DLF का स्टॉक। अब जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, अदरवाइज तो लगातार हरी निशान में रहा है। यंगर कुणाल जी बताएं सर, आपकी राय DLF पर। अनिल जी, पहले तो मैं पूरे रियल एस्टेट की बात करूंगा। आई थिंक रियल एस्टेट एज ए सेक्टर भी काफ़ी अच्छा करेगा। एंड DLF पर्टिकुलर की बात करूं तो आई थिंक स्टॉक ने ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था। 385 400 एक जो रेजिस्टेंस जोन था स्टॉक का वो ऑलरेडी सरपास हो चुका है एंड करंटली स्टॉक 484 के आसपास चल रहा है। स्टॉक एक थोड़े बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में है, आपको डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। आइडल लेवल्स जो रहेंगे बाय करने के लिए वो होंगे 470 से लेके 460 के रेंज में। तो अगर वहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली आप ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे टारगेट्स लॉन्ग टर्म के लिए है एटलीस्ट 550 to 600 के अपसाइड पे, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप देखोगे तो एटलीस्ट 510 से लेके 520 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। सो डेफिनेटली मस्ट ऐड है। जिस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की। तो ये है आपके लिए DLF पर राय खरीदारी करने की आपके लिए आती है। ओके, तो ये है, चलिए बढ़ते आगे और वागले साहब के लिए एक बिगुल का वक्त है, वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बेच के चलना है वोल्टास, 780 का करंट भाव है। ये लेवल अगर टूटा तो एक 20 रुपए की डाउन मूव मुझे दिखाई देती है, जिसके लिए मैं 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 786 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 760 का मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है मंडे को आपको मिलना चाहिए। तो यह है आपके लिए 760 के टारगेट के लिए वोल्टास पर बिकवाली की कॉल। ये भी रेडार पर आ रहा था जब अभी थोड़ी देर पहले हम प्रेशर में आते हुए स्टॉक्स देख रहे थे। वोल्टास पर भी आपको वैसा ही प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अभी थोड़ी और गेंस आती हुई दिख रही हैं। इसको रेडार पर रखिए, एक अच्छी जबरदस्त मूव आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स पर दिख रही है। IEX, बाय द वे आशु सर है हमारे साथ, आशु सर से IEX पर एक बार तो बात करनी पड़ेगी। आशु सर, किसी भी लेवल पर आपका इस पर भरोसा नहीं रहा है। उससे पहले एक बार अनिल जी पे मैं आता हूँ, क्योंकि रहाणे भी आउट हो गए सर, दूसरी बॉल तीसरी बॉल रहाणे आउट हो गए, भरत साहब दूसरी बॉल पे 2 तो खेले। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। पूरी 2 बॉल के एक पूरी खेली और दूसरी वाली पे आउट हो गए। ओके, तो 6 विकेट हो गए इंडिया के, 152 for 6 आई थिंक आपके लिए स्कोर हो गया है। चलिए, डिसअपॉइंटमेंट की बात कर ही रहते हैं हम, तो IEX पर भी आते हैं। आशु सर, IEX आपसे राय लेनी थी। ऑफकोर्स अब तो न्यूज बैक ट्रिगर भी आ गया, बट आप हर लेवल पर सेल कॉल दे रहे थे। अब खरीदना नहीं है तो आपसे पता चल गया, सेलिंग कहाँ रुकेगी ये बताइए सर। दीपांशु 23 रुपीज अवे फ्रॉम 2 डिजिट सर, या वहां पर फ्रेश सेलिंग आएगी? क्या कहाँ बताया? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा टारगेट था कि 2 डिजिट में स्टॉक आना चाहिए, और 23 रुपए सिर्फ रह गए हैं 2 डिजिट में आने से। तो दीपांशु, मैंने इसमें कोई सेल कॉल नहीं दी, मैं सिर्फ सबको ये बोल रहा था कि अपने जो IEX जो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो इतना बढ़ चढ़ के इतनी मतलब यूफोरिया बना था, यूफोरिक बातें हुई थी
कि उससे निकल जाओ। दीपांशु, ऐसे स्टॉक में आप सेल कॉल नहीं दे सकते, ऐसे स्टॉक में तो हाथ जोड़ के दूर हो जाते हैं, पैसे नहीं बन सकते। मतलब कुछ डिसिप्लिन होते हैं वो ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं कि इरिस्पेक्टिव, बीच में 155 गया, 60 गया। और दीपांशु मतलब जैसे वो अनिल जी ने कहा था कि सब कुछ वो ट्रैक रखते हैं, सब कुछ नजर रखते हैं, 155-60 पे बहुत सारे चार्ट्स में फिर ये बाय सिग्नल आए थे, फिर वो फंडामेंटल कॉल भी शुरू होने लगी थी, द वर्स्ट इज ओवर। तो ऐसे में जो बेस्ट केस होता है दीपांशु, मैं तो कहता हूं, मैंने किसी क्लाइंट को कोई सेल कॉल नहीं दी, मैं तो सिर्फ ये बोलता था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले मुझे इसका मॉडल समझ नहीं आता था, मॉडल के बाद मॉडल की स्केलेबिलिटी समझ नहीं आती थी, और अब स्केलेबिलिटी तो क्या, अब तो मॉडल ही क्वेश्चन मार्क में आ गया है। तो मतलब दिस न्यूज हैज नथिंग टू डू विद दैट। मतलब ये न्यूज तो आज आई है और बहुत दिनों बाद आई है, कुछ महीनों के बाद आई है, बट मुझे समझ नहीं आता कि इसकी वैल्यूएशन क्यों और किस बात की होनी चाहिए और कहां, मतलब व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस वैल्यूएशन, कि अगर मैं कोई स्टॉक लूं तो कहां जाएगा। तो ऑल पुट टुगेदर दीपांशु, और अब तो ऐसी न्यूज के बाद तो हर भाव का फंस गया, और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो टू डिजिट में रह क्या गया इसके अंदर। तो आईएक्स में भारी गिरावट से निवेशकों के मन में है डर का माहौल, लेकिन जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईईएक्स के सीएमडी उन्होंने हमसे बात की, गोयल साहब ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे डरने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। डीकपलिंग होना, मार्केट कपलिंग होना बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक ये मार्केट कपलिंग के बारे में जो कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोच रहे हो, जो सीआरसी को उनका आदेश है, ऐसा लागू करना मुश्किल होगा, और अगर करने की कोशिश की तो भी अभी अंतिम फैसला आने में लंबा समय लगेगा। आइए सुनते क्या कहना है उनका। सर देखिए, ऐसा है कि पहले तो प्रोसेस होगी कंसल्टेशन की, इसमें निकल जाते हैं 6 महीने। उसके बाद में अगर डिसाइड करते हैं तो फिर कौन मार्केट ऑपरेट करेगा, कौन कपलिंग ऑपरेटर होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, कहाँ से लाया जाएगा सॉफ्टवेयर, कैसे डेवलप किया जाएगा, ये सब चीजें भी बहुत कुछ चीजें हैं। कैसे फाइनेंशियल सेटलमेंट होगा एक्सचेंजेस के बीच में, तो बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें करने की जरूरत है। कि ये तो एक छोटा सा आइडिया है जो दिया गया है, फ्लोट किया गया है। तो ये है आपके लिए आईईएक्स, और मैनेजमेंट की तरफ से भी उनका व्यू। समय लगेगा, बट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर डेफिनेटली कंपनी के लिए एक हिट की बात तो है ही। फिलहाल हम देख रहे हैं वापस सेलिंग रिज्यूम हो गया। आज सुबह अनिल जी ने कहा भी था स्टॉक ऑफ द डे में अग्रेसिव सेलर्स इसको बेच सकते हैं, और वहाँ से हमने देखा भी है बड़ा प्रेशर इस काउंटर पर बना भी है। इस पर भी रखिए नज़र, आज गिरावट आ रही है। हीरो मोटो आज थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें भी आपको आती हुई दिख रही है। आज थोड़ा बाजार में रोटेशन चल ही रहा है, तो हीरो मोटो में मुनाफा वसूली भी आई है। वागिल साहब जरा देखें आज की मुनाफा वसूली में ये 2900 के लेवल पर री एंट्री के लेवल्स आ रहे हैं, या फिर थोड़ा और करेक्शन इसमें आ सकता है? कैसे देखें सर हीरो मोटो को? दीपांशु, थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। 2860 2850 वो ब्रेक होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। इनफैक्ट वो लेवल पे मैं बायर हो जाऊंगा, और मुझे लगता है 2830 के स्टॉप लॉस से आप अगर 2860-50 के बीच में लेते हैं, वापस बाउंस बैक में ये 2950 2960 में भी इवन 3000 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये है आपके लिए हीरो मोटो कॉप, जहां पर आपको थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 482 483। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड इज नॉट लुकिंग गुड। स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलेंट फूड। यानी कैसे भी बोलो, स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी यहां से दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर कल परसों ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था। स्टॉक अभी पिछले एक हफ्ते के लो पे ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट फूड के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट आएगी, और नीचे के अंदर 470 रुपए 460 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जुबिलेंट फूड का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 492 493 के पास है। 493 का स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर यहाँ से 10 से 20 रुपए का फॉल देखने को मिलना चाहिए। 470 460 ये टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड। 470 460 के टारगेट के लिए स्टॉक विच इज नॉट लुकिंग गुड जुबिलेंट फूड, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से सेल कॉल आते हुए दिख रहा है। बट एक स्टॉक जो अच्छा दिख रहा है 6% ऊपर, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कुणाल शाह साहब आपसे भी राय लूंगा। HAL ऑफ कोर्स 27 तारीख को बोर्ड बैठक है, स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेंगे। आज भी अच्छे मोमेंटम है, वैसे भी स्टॉक बढ़िया मूव में रहा है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं?
से आई थिंक ओवरऑल अगर एचएल की बात करूँ तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। कहीं ना कहीं उसका जो मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई है वो ओवरबॉट की टेरिटरी में आ गया है, 85-89 के जोन पे चल रहा है। तो जहाँ तक मैं लेवल्स की बात करूँ तो इमीडिएट अभी जो सपोर्ट डाउन साइड पे बनता है स्टॉक का वो है 3734 का डाउन साइड पे, सॉरी 3434 का स्टॉप लॉस बनता है डाउन साइड पे, और अप साइड पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है वो है 3830 का। सो आई थिंक बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखना चाहिए। करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली लॉन्ग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट आप लोअर लेवल्स अगर होल्ड कर रहे हो तो ये आइडियल टाइम है कि आप एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे बैठे, आपको वापस नीचे के लेवल्स में फ्रेश एंट्री करने मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए HAL पर आए। बैन से बेनिफिट, आइए वो स्टॉक्स जो बैन में जाने या बाहर आने की कर रहे हैं तैयारी। आशीष है पूरी डिटेल्स के साथ। आशीष जी बताएं सर, इंडिया सीमेंट तो बाहर आती है, भगा दिया आपने, 7% आज ऊपर है। फिर से ले आते हैं इसे स्टॉक को। बढ़ गई पोजीशन, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक ही दिन के लिए, एक ही दिन के लिए था। ओके, वेरी गुड। तो कल ये आ गया था 79.5% के साथ बैंड से बाहर आ गया था। अब राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ 115% हो गई है। तो अब तो आएगा, थोड़ा रहेगा। एक दिन में इतनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई है। चलो ये तो अंदर। और बाकी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर 90% पर है, इसको बने ही रहना है। मनप्पुरम भी 85-86% के आसपास चल रहा है, ये भी बैंड में बना रहेगा। IEX सर ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़ा मूव देखने को मिला है। 113% है यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इनफैक्ट कल तक 71% थी, आज बढ़कर सीधे हो गई 113%। तो इंडिया सीमेंट और IEX ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो बैंड में एंट्री करेंगे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और मनप्पुरम ये दोनों स्टॉक जो है बैंड में बने रहेंगे। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स, ये वापस एंट्री के लिए तैयार हो रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग और मनप्पुरम ये बने ही रहेंगे आपके लिए। IEX भी तैयार हो गया, क्लियर है, ये भी आ रहा है। 113% हो गया। 113% हो गया। सुमित जी, एक ही दिन के लिए इंडिया सीमेंट जितना एक्साइटमेंट के साथ बाहर आया और आज रैली करी, वापस बैंड में जा रहा है, पोजीशन है, क्या करना है सर बताइए। दीपांशु देखिए, इंडिया सीमेंट के अंदर मोमेंटम ऐसा ही बना हुआ है। आज वापस से इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो गया कि ये वापस बैंड में आना ही था। तो ये स्टॉक के अंदर अभी ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 235-238 के पास है, यानी चार्ट्स के हिसाब से तो इसके अंदर तेजी बन रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी थोड़ा वेट कर सकते हैं। 220-222 ये स्टॉक का नीचे में भी इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। तो नीचे में ये 220-222 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, और कोई छोटा मोटा डिप आता है तो इसके अंदर वापस से बाय बनेगा। ऊपर में 238-240 के लेवल जल्दी ही बनेंगे। 250 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 250 तक के लेवल्स के लिए आप रखिए नजर आपकी। जहां तक इंडिया सीमेंट्स का सवाल है, वैसे वापस बैंड में जाने की तैयारी में ये काउंटर एक दिन के लिए बाहर आया था, बट आज बड़ी मूव के बाद वापस पोजीशंस भी इतनी बन गई हैं कि ये बैंड में आपको जाते हुए दिखेगा। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक सवाल है इंडिया सीमेंट्स का। थोड़े और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा और मूवमेंट आपको अच्छा वाला आते हुए दिख रहा है। जुबलेंट फूड पर तो अनिल जी ने माफ कीजिए सुमित जी ने आपके लिए सेल कॉल अभी दिया था, बट हेरिटेज फूड्स पर रखिए नज़र। इस पर आपको एक अच्छी मूव बनती हुई इस समय दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव हुआ है, थोड़ा एक्टिव धामपुर शुगर और अवध शुगर भी होते हुए दिख रहे हैं। मगध शुगर में भी खरीदारी आ रही है। तो कैश में शुगर स्टॉक्स थोड़े एक्टिव है। बलरामपुर चीनी तो सुबह से ही थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल में भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। सुबह भी एक बार ये रेडार पर आया था, उसके बाद थोड़ा स्लिप हुआ, वापस एक्शन में आ रहा है। वागले साहब जरा जस्ट डायल देखें सर, 755 के लेवल पर है। आज अच्छा दिन रहा है इस काउंटर के लिए, थोड़ा स्टॉक रोटेशन में ये एक्टिव था जस्ट डायल। दीपांशु, काफी दिनों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, मूव कंटिन्यू हो सकती है, 800 की तरफ जा सकता है। पैटर्न भी अच्छा है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लेना होगा 725 के आसपास का। 800-810 तक की मूव एक्सटेंड हो सकती है। इससे बड़ा मेरा कोई टारगेट नहीं है। ओके, इससे बड़ा टारगेट नहीं है, बट नजर रखिए 800 के पार जाने की क्षमता जरूर रखता है जहां तक जस्ट डायल का सवाल है। टॉरेंट पावर, जरा इसको पुल अप करिए और पिछले 5-10 मिनट का मूव ज्यादा फोकस करने वाला है। ये स्टॉक जबरदस्त वन वे रैली में रहा है रिसेंटली, अब फिर से 5 मिनट में आपको टॉरेंट पावर में बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। वापस एक्टिव आपको ये होते हुए दिख रहा है, और पिछले हफ्ते पिछले महीने का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है जहां तक बाजार का सवाल है। पिछले 5 दिन के ट्रेंड की बात करें, 20-22% की रैली आई है। पिछले एक महीने में 30% की रैली इस काउंटर में आती हुई दिख रही है। इस साल भी 38% ऊपर ये स्टॉक है। एसेंशियली मार्च के बॉटम से अब तक देखेंगे तो 40% से ज्यादा की मूव आ चुकी है। तो बेहद शानदार तेजी
टोरेंट पावर के चार्ट में और अभी भी आपको जबरदस्त मोमेंटम में दिख रहा है। एक बार बंसल जी से चार्ट की राय ले। बंसल जी, रोज ही कुछ मूव दिखाता है, अभी पिछले 5-10 मिनट में बढ़िया स्पाइक आया टोरेंट पावर, जरा देखें सर इसे। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है टोरेंट पावर का, और जो मूव आया है मूव भी बढ़िया है। एक नीचे में अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 655 के अराउंड, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 720 रहे। फिलहाल बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी, जबरदस्त स्पाइक आ रहा है, खतरनाक भागा है और स्टॉक तो चले गए। ये जो महाराष्ट्र वाला करार किया है बहुत बड़ा है इनके लिए, बहुत गजब का है और बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। उसकी वजह से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट, लगातार तीसरा दिन है तेजी का, मेरे ख्याल से लगातार तीसरा दिन तेजी, 5 दिन में 22%। बहुत ही बढ़िया मूव आया और शानदार एक्शन इस स्टॉक में होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और यूरोजोन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट मंडराने लगा है। क्या है इसकी वजह और किन भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा इसका असर? यूरोजोन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट इसलिए कि भाई पिछले 2 क्वार्टर से लगातार उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव आई है। 2 क्वार्टर तक नेगेटिव आ जाए तो मतलब समझो मंदी, ऐसा अर्थशास्त्र में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। तो कुशल हमारे साथ तैयार है इन सब की वजह बताने के लिए और इसका असर बताने के लिए। कुशल जी फरमाइए। सर देखिए, आज सुबह भी आप बात कर रहे थे तो टेक्निकल रिसेशन यहाँ पर ये टर्म नाम दे सकते हैं, क्योंकि एकेडमिकली जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछली 2 तिमाहियों में अगर आपको लगातार नेगेटिव ग्रोथ आता हुआ दिखता है तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है रिसेशन में चली जाती है। तो जो 20 देशों का यूरोजोन है इनका, वहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में जो तिमाही का अभी GDP आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो -0.1% पाया। इसके पहले भी जो तिमाही थी यानी कि 2022 की आखिरी तिमाही, वहाँ पर भी आपको -0.1% की ही गिरावट आई थी। तो 2 लगातार यहाँ पर नेगेटिव जो है क्वार्टर्स होते हुए दिखे हैं GDP डिग्रोथ के हिसाब से, और एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि अगली जो तिमाही रहने वाली है वो भी गिरावट रहेगी। अब कितनी गिरावट रहेगी अब देखना होगा, या फिर हो सकता है कि हम पॉजिटिव में भी स्विंग करते हुए नजर आए। बट जिस तरह से ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कंजम्पशन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। जनवरी से मार्च के बीच में हाउस होल्ड कंजम्पशन भी 0.3% तक गिरता हुआ दिखा है। बट लार्जली जिस तरह से यहाँ पर अगर आप कंजम्पशन की बात करें एंड ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, उस चीज़ में ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे यूरोप में जिनका एक्सपोजर है उन कंपनियों पर ध्यान देना है, जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर वाली सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नज़र डालिए। 51% एक्सपोजर इनका यूरोप जो है उसमें है, और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमें जो चौथी तिमाही के नंबर्स भी आए थे इनके, उस टाइम पे भी जो बड़ी गिरावट आई थी ये इसी वजह से आई थी क्योंकि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, और इसका इंडिकेशंस आपको यूरोप के आंकड़ों पर भी आया है। टाटा स्टील, टाटा एलेक्साई करीबन 34-35% इनका भी रेवेन्यू आता है। संवर्धन मदर्स इंटरनेशनल 31%, ये करीबन इंक्लूडिंग हंगरी, यहाँ से भी इनका रेवेन्यू शेयर आता हुआ दिखता है। टाटा मोटर्स JLR का जो इनका डिवीजन है वो यूरोप से करीबन 25% भी रेवेन्यू डिराइव करते हैं। तो ये सारी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर यूरोप फर्दर रिसेशन में जाता हुआ नजर आए या और जो आगे आने वाली तिमाही है उसमें नेगेटिव ग्रोथ आए GDP के लिहाज से, तो हो सकता है कि इन कंपनियों के रेवेन्यूज पर आपको आगे चलकर असर दिख सकता है। तो IT तो फ्रंट एंड सेंटर परेशानी में आई। फ्रंट एंड सेंटर टेक महिंद्रा करीबन 25-30% रेवेन्यू उनका भी आता है वहाँ से। तो ये है आप ले रहा है जहाँ तक IT स्टॉक्स, पर्टिकुलरली IT पर वीकनेस। आज टेक महिंद्रा हम देख भी रहे हैं थोड़ा कमज़ोर बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले टेक महिंद्रा पर आपके लिए सेल कॉल भी आया था, तो स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है। सुबह भी हम देख रहे थे टेक महिंद्रा आपको थोड़ा कमज़ोर ही दिख रहा था। ओके, नज़र रखिएगा। पालविया साहब की तरफ से आज सुबह टेक महिंद्रा पर आपके लिए सेल कॉल भी आई थी। वैसे सारा IT आज थोड़ा आपको वीक ट्रेड ज़्यादा इस समय दिखा रहा है। 1-2 कैश के स्टॉक्स में भी थोड़ा रोटेशन हो रहा है। NCC आज कमज़ोर है, वैसे कैश स्टॉक्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। इसमें आपको अभी अभी गिरावट आती हुई दिखी है, 2-2.5% NCC नीचे दिख रहा है। NMDC भी थोड़ा कमज़ोर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। तो थोड़ा बाजार अभी एक पॉज के मोड में दिख रहा है। निफ्टी भी अब 70 पॉइंट नीचे आपको आते दिख रहा है। निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा इस समय बनते हुए दिख रहा है। लेते हैं बिगुल सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, IT का बात चल रहा है और मिड कैप IT स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है सेल साइड में। स्टॉक का भी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 330 रुपए, 331 रुपए, 330, 331 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। बीसॉफ्ट के अंदर पिछले 4 दिनों से, इनफैक्ट आज 5वां दिन है, पिछले 5 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और हर रोज सेलिंग देखने को मिल रहा है और लोज के आसपास स्टॉक क्लोजिंग देता है।
अभी आज भी मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट आएगा और लोस के आसपास क्लोजिंग देगा। स्टॉक यहाँ से 1-2 दिनों में और गिरावट दिखा सकता है। 320 रुपए, 315 रुपए, ये लेवल स्टॉक में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 340, 338 के पास है, तो 340 के स्टॉप लॉस से बी सॉफ्ट के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 320 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 315 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 1-2 दिनों के लिए बिकवाली करे बी सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ये है वो स्टॉक्स जहां पर बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से आती है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए जय ठक्कर से मुलाकात करवाने का, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बैंक निफ्टी में फर्दर आपको प्रेशर आते हुए देखने मिल सकता है, इसीलिए यहाँ से 43,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मेरी खरीदने की सलाह है, जो 149 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 15 जून की एक्सपायरी का 149 पर खरीदे आप 43,800 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन। अनिल जी, बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था आज पूरे ही दिन, इनफैक्ट निफ्टी नेगेटिव में ही ट्रेड किया, बैंक निफ्टी तो भी फ्लैट एनर्जी, बट देन हाई लेवल्स पर एनर्जी ये भी देखने मिला है, इनफैक्ट कल की एक्सपायरी से ही देखने मिला है कि 44,200-300 बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कर एक रेजिस्टेंस है और ऊपर में फिर 44,500 भी एक रेजिस्टेंस है। तो एक दो एक्सपायरी सारी हम ये देख रहे हैं कि 44,500 की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की रेंज रही है। उसके पहले की जो रेंज थी एनर्जी ये 43,500 से 44,000 की थी। अब मार्केट में फर्दर जो रेंज अब निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी की एनर्जी वो है 43,700 एंड 44,500, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट हो सकता है एक दफ़े, तो 300 पॉइंट तक का तो एक करेक्शन मिनिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिलेगा। सो ये जो बैंक निफ्टी का 43,800 का पुट है उसकी वैल्यू हमें ऊपर की तरफ लगभग 232 रुपये से लेकर 295 तक देखने मिल सकती है, जो 149 वाली है। एंड एनर्जी डाउन साइड में इसका जो सपोर्ट मैं कहूँगा तो स्टॉप लॉस जो रहेगा डेट कैन बी प्लेस्ड एट 86, तो 86 के एक स्टॉप लॉस के साथ 149 पर खरीदे 43,800 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का। ओके, तो ये है आपके लिए 43,800 का पुट खरीदने की राय। जय की तरफ से थोड़ी और मुनाफा वसूली जय इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार में, जिसकी वजह से बैंक्स पर प्रेशर आ सकता है। ओके, इस पर रखेंगे नजर। आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं इस हफ्ते के लिए, लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है सर, अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त है, बेहद सुस्त चाल है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट नीचे है। मामूली गिरावट आपको S&P 500 फ्यूचर्स में भी दिख रही है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, हमारे बाजार भी एकदम सुस्त है। बैंक निफ्टी फ्लैट और निफ्टी 70 अंक नीचे। क्या करके जाना है सर आज? खरीदेंगे, लेकिन आज नहीं, सोमवार। ओके। और सोमवार को ऐसा लग रहा है कि एक फीलिंग आ रही कि जिस रेंज में खरीदना चाहते हैं वो मिलेगी, और खरीदने के लिए जो बढ़िया रेंज है दीप 18,500 के 35 पॉइंट ऊपर और 35 पॉइंट नीचे, 18,465 18,535 ये रेंज है। जो जिस तरह का डाउ का हाल दिख रहा है वो मिल जाएगी, शायद मिलेगी, तो उस रेंज में हम खरीदने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी नहीं, सोमवार सुबह खरीदने का विचार रखते हैं। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या ले गया। बैंक निफ्टी खरीदेंगे 43,675 43,825 की रेंज में, इस 150 पॉइंट की रेंज में सोमवार को सुबह। लगता है जिस तरह से माहौल है आ भी सकता है, आ गया तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारा इरादा है। तो जो डिसीजन है खरीदने का वो सोमवार के लिए पोस्टपोन किया गया। सोमवार को मूड माहौल देखकर डिसाइड करेंगे। बाकी तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आपको डर लगता है तो स्टॉप लॉस जरूर रखिए 18,500 या 18,450 का। बैंक निफ्टी पर 43,800 या 43,700 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, और निफ्टी में 18,500 या 18,450 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं गलती से ग्लोबल खराब हो जाए, गैप से नीचे खुले, तो आपको डर ना लगे। बस उतनी बात है, बाकी ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ओके, कोई परेशानी नहीं। मंडे को आएंगे तो फ्रेश पोजीशन लेंगे, अगर है तो हेज बनाइए। फ्रेश पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय। आइए, मार्केट का तो थोड़ा एक्शन हमने देख लिया। इक्विटी बाजार में भी, इक्विटी बाजार में तो काफ़ी कुछ हो रहा है, कमोडिटी बाजार में भी कुछ हो रहा है। मेटल इस हफ्ते काफ़ी एक्टिव थे,
बट आगे की क्या चाल समझ में आ रही है? मेटल्स पर थोड़ा एक बार फोकस कर लेते हैं। नेहा है हमारे साथ। नेहा बताइए। नहीं, बहुत चॉपी ट्रेड देखने को मिला है, सिर्फ मेटल्स नहीं पूरे कमोडिटी मार्केट में। लेकिन हैविंग सेड सो, हमने देखा है एलएमई कॉपर लगातार दूसरे हफ्ते वीकली स्ट्रेंथ लेकर बंद होने की तैयारी में। सिर्फ यही नहीं, धमाकेदार परफॉर्मेंस हमने सरप्राइजिंगली आयरन ओर और स्टील में निकलकर आते हुए देखा, जो कि 2-2 महीने के उच्चतम स्तर पर चीन में ट्रेड करते हुए दिखाई दे। और साप्ताहिक प्रदर्शन भी काफी धमाकेदार है, ऑलमोस्ट 4.5 से 7.5% की वीकली स्ट्रेंथ यहाँ बनती दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, जिंक, लेड, दूसरे मेटल्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ हमने बनती हुई देखी। अब कारण क्या है? दरअसल चीन, वैसे तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट का नंबर खराब निकल कर आया है, वहां मैन्युफैक्चरिंग के सरकारी आंकड़े बीते एक हफ्ते में जो आए खराब आए, प्राइवेट एजेंसी के अच्छा है। लेकिन चीन की सरकार पूरा जोर लगा रही है कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से सपोर्ट किया जाए। सरकारी राहत पैकेजेस की यहां पर बात हो रही है। बैंकों ने फाइनेंशियल सिस्टम सुधारने के लिए लेंडिंग कॉस्ट यहां पर घटाया है। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही, क्योंकि इनके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी नीचे आ गए हैं। स्टील भंडार है, पांचवें हफ्ते गिरा है और डिमांड सामने से अब निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मई में चीन में जो पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री है उसमें 28% की बढ़ोतरी दिखी है। और जो सोलर बैटरी या पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन है वो भी 72% बढ़ा है। याद रखिए, ये एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी सपोर्ट हमने मेटल्स को मिलते हुए देखा है। एलएमई एक्सचेंज वेयर हाउसेस पे तो इन्वेंट्री कॉपर की ऑलमोस्ट 2005 के लेवल के निचले स्तर पर है। शंघाई वेयरहाउस में बात करें तो हफ्ते दर हफ्ते कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक की इन्वेंट्रीज घटती चली जा रही है, 10 से 15% नीचे है। चिले में कॉपर का जो उत्पादन है वो घटने के आसार हैं। वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ अनुमान का एस्टिमेट रिसेंटली जो दिया वो अच्छा दिया ग्लोबल फ्रंट पे, और चीन का भी ग्लोबल ग्रोथ अनुमान उन्होंने बढ़ाया है, 4.3% से बढ़ाकर 5.6% किया है। ऑफकोर्स एंड डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का सहारा मिला है, लेकिन ये साल अभी भी काफी चॉपी रहने वाला है। कॉमर्स बैंक नया एस्टिमेट लेकर आया है। एलमी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल सब पे उन्होंने अपने एस्टिमेट्स यहां पर घटा दिए हैं। कॉपर पे तो $1000 से यहां घटा दिए, लेकिन अगले साल के लिए उन्हें लगता है कि कुछ सुधार के संकेत है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने एस्टिमेट्स 10 से 11% से घटाए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर पे, लेकिन मध्यम अवधि के लिहाज से अगले 2 साल के अंदर रिकवरी दिख रही है। बैंक ऑफ अमेरिका, ट्राइफिगरा मानते हैं कि आप फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल्स के लिए यहां पर तैयार हो जाइए। रिकॉर्ड हाई लेवल्स आएंगे कॉपर में? कॉपर में $12,000 की जो बात हो रही थी और साल के अंत तक $10,000, तो ये सब है साल के अंत तक। ये साल अभी भी चौपी रहने वाला है। ओके, ये साल चौपी रहेगा, शायद एंड में थोड़ी रिकवरी आपको आती हुई दिखे, बट एंड में एक रिकवरी आ गई डेल्टा कॉप पर। जरा इसको पुल अप करिए। आशु सर भी है हमारे साथ। 245 का लेवल आज सुबह हम बात कर रहे थे, सुस्त था, कल थोड़ी मुनाफा वसूली इसने देखी थी, बट आज देखिए आखिरी 15 मिनट की रिकवरी शानदार है डेल्टा कॉप की। आशु सर, फाइनली वो अपसाइड की रेंज तोड़कर अब और फ्रेश मूव के लिए तैयार हो रहा है। डेल्टा क्या व्यू रखना है? 245 के लेवल पर आज लंबे समय बाद इस लेवल पर आया सर। बिल्कुल दीपांशु, ये जो 230-35 की रेंज से था वहां से घूम जाता था, बिल्कुल उसको क्रॉस करके निकला है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगेन आप देखिए आज दीपांशु कैसे इंडेक्स डाउन है और स्टॉक्स हैं। सो मैं जो बोल रहा था ना कि वन हैज टू अलाइन के मार्केट के जो डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, कि अब स्टॉक्स में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है इंडेक्स से। तो डेल्टा में भी ये जो मूव है बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद है। तो मुझे लगता है 275 प्लस की टारगेट की तरफ मतलब इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई रेगुलेटरी डैमेज नहीं बीच में होता, तो आई थिंक धीरे धीरे करके निकलना चाहिए बिल्कुल ऊपर। और ये तो बल्कि ढीला क्वार्टर है क्योंकि एग्जाम्स हैं, छुट्टियां भी, मतलब अभी जो अब आने वाले में छुट्टियों के इफेक्ट भी आएगा, तो देखना नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब यहां से निकल जाना एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये। ओके, अब निकलने की बात आ रही है और आपको अच्छे एग्जिट भी मिल रहे हैं, तो नजर रखें जहां तक डेल्टा कॉप का सवाल है। ओके, डेल्टा कॉप के साथ साथ एक और स्टॉक जो आज काफी एक्टिव है, पेटीएम, जरा इसे पुल अप करिए। ये हफ्ता अच्छा रहा है, लास्ट 3 दिन डेज हाई पर बंद हो रहा है। लास्ट 3 दिन में अनिल जी 15% की रैली आई। बदले हुए फंडामेंटल के साथ फॉलो बाइंग आ रही है लगातार। अब है ना, लोग है ना न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी में सेफ्टी देख रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट देख रहे हैं, और उम्मीद करें कि जल्दी मुनाफे में आएगी। और बात वही है, जो लोग मुनाफे का इंतजार कर रहे हैं वो मुनाफे में तो आएगी, लेकिन भाव ये नहीं मिलेंगे तब। करेक्ट सर, इसलिए पहले ही खरीदा जा रहा है। तो पेटीएम 815 डे हाई पर है। यंगर कुणाल जी, चार्ट्स आपको देखने हैं पेटीएम के, बताएं सर, राय दीजिए। नहीं अनिल जी, एब्सोल्युटली, अगर पेटीएम की चार्ट की बात करूं तो 2 दिन पहले ही स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था वॉल्यूम्स के साथ, एंड आई थिंक स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। जो हायर एंड के टारगेट स्टॉक में निकल रहे हैं वो है, पहला है 850 का और सेकंड टारगेट है 880 का। सो क्लियर कट लॉन्ग पोजीशंस अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हो।
नीचे पे जो आपका स्टॉप लॉस अभी जो सपोर्ट बन जाता है वो है 780 का। सो जब तक 780 नहीं तोड़ता है स्टॉक बुलिश है, यहाँ से और भी एटलीस्ट 7 से 8% की अपसाइड हम करंट लेवल से भी देख सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए पेटीएम, अभी भी अपसाइड बाकी है। अनिल जी ने भी कहा कि पोजिशनली 1000 के टारगेट्स आ सकते हैं, नजर रखिए। 2 दिन पहले स्टॉक ऑफ द डे में भी इसकी बात करी गई थी। अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हो रहा है। बाय द वे 50% की रैली आ गई मार्च के बॉटम से पेटीएम में, अब तक 50% ऊपर आ गया। अभी तो और चलेगा, तो और चलेगा। ओके पेटीएम जोमेटो के लिए भी अच्छा हफ्ता रहा है। कल जोमेटो इशू प्राइस के ऊपर बंद हो रहा है, वीकली क्लोजिंग ऊपर आ गया। आशु जी कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे ये नए जमाने की कंपनियों पर? अनिल जी देखिए, मॉडल तो इन भावों पे तो बहुत अच्छे हैं जो आप बात भी कर रहे थे अनिल जी, सारे दे हैव विदर्ड ऑल द स्टॉर्म्स। तो अब अनिल जी मुझे लगता है कि मतलब जब होता है ना कि आग से निकल के आ गए, करेक्शन भी हो गई, सारी हेडविंड्स भी खत्म हो गई हैं, उसके बाद अनिल जी अब ये अनिल जी मीडियम टर्म के लिए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी जोमेटो और पेटीएम दोनों लेके रखने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब डिसअपॉइंट करेंगे। नीचे आए तो अब खरीदिए, थोड़ा सा चले जरूर है लेकिन अब थोड़े बेहतर हो रहे हैं फंडामेंटल, ऐसा मानना है आशु सर का। ओके तो ये है आपके लिए न्यू एज स्टॉक्स। आई थिंक जय की तरफ से एक कॉल रह गई थी, जय सुमित की तरफ से। सुमित जी क्विकली बताइए सर। दीपांशु एक सेल कॉल है 1028 1030 का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। MGL के अंदर दबाव है, पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। MGL में दबाव देखने को मिल सकता है। 1040 के स्टॉप लॉस से MGL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 1015 1005 ये 2 लेवल 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 1040 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 1015 और 1005 के टारगेट्स के लिए। ओके MGL में करें बिकवाली, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 2 दिन में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक काफी एक्टिव रहा, बट थर्सडे और फ्राइडे को मुनाफा वसूली के चलते आप 18,550 के आसपास निफ्टी पर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हो रहा है 44,000 के बस थोड़ा नीचे। IEX आज 10% नीचे गिरा था, बट SRF, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स में गिरावट दिखी। इंडिया सीमेंट्स ऊपर था, HAL, टाटा कम्युनिकेशंस, डेल्टा कॉर्प, मन्नापुरम, बलरामपुर चीनी यहाँ से आपको लीडरशिप आती हुई दिखी है। बट ऑल इन ऑल अनिल जी इवेंटफुल हफ्ता रहा। अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी है। हमारे बाजार अच्छे मूड में थे सर, एक बार के लिए हमने देखा 6 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी आए भी, वहां से 2 दिन में थोड़ी मुनाफा वसूली लेकर बंद हो रहा है। गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक थोड़ा हल्के होकर जा रहे हैं बाजार। बिल्कुल, लेकिन क्लोजिंग उतनी खराब नहीं है जिसकी वजह से आप वीकेंड को एंजॉय ना कर पाएं, कहीं मूवी ना देख पाएं, घूम फिर ना पाएं, दोस्तों से बात ना कर पाएं, परिवार के साथ वक्त ना बिता पाएं। ऐसा क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग इससे कहीं अच्छा है। ये सब काम आप इस वीकेंड पर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखें। लेकिन आइए, जब तक आप वीकेंड की प्लानिंग करें, मैं शाम की प्लानिंग आपको बता दूं कि आज शाम को हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। बड़ी तेजी होने के बाद सोने की तेज रफ्तार पर लगा है ब्रेक। सोना 60,000 के आसपास आकर अब हो गया है शांत, टिक भी नहीं पा रहा है, घटता भी नहीं। क्या ये बड़ी छलांग लगाने से पहले की शांति है या फिर सोने का मूड अब सोने का बन रहा है, नींद निकालने का, नीचे जाने का? दोनों ही हो सकता है। तो शाम 4:30 बजे आज आपको 3 महिला एक्सपर्ट देंगी गोल्ड पर गोल्डन व्यू। अरे वाह, यस वाह, गोल्ड पर गोल्डन व्यू। 3 नजर सोना जाएगा किधर, ये 4:30 बजे की विशेष पेशकश हमारे कमोडिटीज की वीकेंड वाली, मिस मत कीजिए। आज एक परेशान करने वाली रिपोर्ट आई है। ICMR के मुताबिक देश में डायबिटीज के करीब 10 करोड़ मरीज हैं और इससे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि पिछले 4 सालों में इनकी संख्या करीब 44-45% बढ़ी है। और ये नहीं, इनके अलावा 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी कि बस कगार पे, जिसकी बात सुबह बंसल जी कर रहे थे ना, बस ऑन बॉर्डर, वैसा वाला हाल है। हैरानी की बात यह कि देश के समृद्ध राज्यों में इसका असर सबसे ज़्यादा है। शाम 6 बजे आज हम डायबिटीज़ के खतरों के साथ इसकी रोकथाम के उपायों पर करेंगे विचार। ये भी जानेंगे कि पॉलिसी के लेवल पर सरकार इसमें कहाँ दखल देना चाहिए। सरकार को शुगर की बीमारी अब महामारी। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर साहब होंगे पूर्व हेड एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज़ के ICMR से, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रकांत धैर्य साहब डायबिटोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। और दिव्या गांधी जी हैं जो जानी मानी डाइटिशियन है, जो समझाएंगे कि क्या खाएं क्या न खाएं और क्या कुछ और करें जिससे डायबिटीज़ को आप पास ना आने दें और आ गई है तो दूर भगाएं। बंसल जी, आर यू हैप्पी ऑन योर डिमांड रादर ऑन योर ऑर्डर? आपके सामने शाम का शो, बताएं सर। नहीं अनिल जी, आई एम हैप्पी। ना तो अनिल जी डिमांड थी ना ऑर्डर थी, मेरी तो अनिल जी रिक्वेस्ट थी एक जनरल अवेयरनेस में, जनहित में अनिल जी। हम तो ऑर्डर समझ के कर दिए।
पहले पता था रिक्वेस्ट थी हम 5-7 दिन लटका सकते थे मैटर को, लेकिन मैटर ऐसा है डायबिटीज का, लटकाने जैसा है नहीं। बंसल जी की जेन्युइन कंसर्न लोगों के लिए, जो चिंता है बंसल जी की, भाई लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, जो हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं, और ये आपकी जो दिल से चिंता थी वो हमारे दिल तक पहुंची है। हमारी इवनिंग टीम इस पर काम कर रही है और आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आने वाला है। मई के महीने में एसआईपी ने रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए। एमफी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मई में एसआईपी 14,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। जानेंगे कि निवेश कहाँ रहा है चुस्त, कहाँ रहा है सुस्त। मनी गुरु में देखिए एसआईपी धुआंधार, निवेश बेशुमार। पंकज मठवाल साहब के साथ करेंगे चर्चा। एमडी ऑप्टिमा मनी विश्वजीत पाराशार साहब में होंगे जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, ये हमारे साथ। आइए अब रात को 8 बजे की हमारी कवर स्टोरी। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल कर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कनाडा में पढ़ाई का सपना लिए 700 छात्रों के साथ बड़ा धोखा हो गया। जी हाँ, सीबीएसई यानी कि कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि छात्रों के एडमिशन लेटर फर्जी थे। ऐसे सभी छात्रों को कनाडा सरकार अब भारत को डिपोर्ट करने की बात कर रही है। बताया ये जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने एडमिशन ऑफर लेटर के लिए 16 से 20 लाख रुपए तक खर्च किए थे। आज इंडिया 360 डिग्री की इस बड़ी कवर स्टोरी पर हम करेंगे बातचीत। जानेंगे कैसे विदेश में पढ़ाई के नाम पर एक बार फिर से कबूतरबाज, इनको कबूतरबाज कहा जाता है, जो सक्रिय हो रहे हैं कनाडा के कबूतरबाज। ये है आज की हमारी कवर स्टोरी, देखिएगा जरूर। ओके, तो ये है आपके लिए आज का पूरा आयोजन और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने। 71 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है आज के कार्यक्रम की समाप्ति 18,563 पे, और सेंसेक्स 223 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखेगा, और बैंक निफ्टी ने महज 6 अंक लाल में बंद हो गया, 6 अंक नीचे 43,990 के आसपास, यानी कि 44,000 एज गुड एज 44,000। तो बैंक निफ्टी ने कुछ खराब नहीं किया, लेकिन निफ्टी का आज दिन थोड़ा सा खराबी वाला मामला रहा। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय ठक्कर साहब का, और साथ ही वागल साहब का, और आशु सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड, और मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।